Which of the following condition favor the existence of a substance in solid state? तुम्हें पता है गैसेस के अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस सबसे कम होते हैं और सॉलिड में अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्गेस्ट है, और इसी वजह से क्या है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट रह के उसी पोजीशन पर फिक्स रहते हैं एंड दे कांट मूव। तो इनमें से हमें क्या बताना पड़ेगा कि कौन सी कंडीशन ऐसी है जो उनके अट्रैक्टिव फोर्सेस को स्ट्रॉन्गर करती है, और वो है लो टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा देते हैं, मॉलिक्यूल हिलना शुरू हो जाएंगे और अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक हो जाएंगे। तो इनमें से अगर हम देखें, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होना चाहिए था, लो एनर्जी होनी चाहिए थी, थर्मल एनर्जी, और लो टेम्परेचर होना चाहिए था। तो इसमें से हाई थर्मल एनर्जी रॉन्ग है, हाई टेम्परेचर रॉन्ग है, वीक कोहेसिव फोर्सेस रॉन्ग है। तो कौन सी कंडीशन हम लगाएंगे? लो टेम्परेचर। नाउ सेकंड, अगर हमने हाई टेम्परेचर दिया, मॉलिक्यूल को एनर्जी दी, हिलना शुरू हो जाएंगे, फिर सॉलिड स्टेट में कैसे रहेंगे? वो तो लिक्विड में नहीं चेंज हो जाएंगे। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड, फोर्थ, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में था, हमें स्टेटमेंट दिया हुआ था, फिल करना था उसमें। व्हेन मोस्ट लिक्विड्स आर कूल्ड दे इवेंचुअली फ्रीज, और फ्रीज होकर क्या बनाएंगे? सॉलिड। और फ्रीजिंग पर क्रिस्टलाइन सॉलिड बनने के चांसेस हैं। स्लोली अगर हम उनको फ्रीज कर रहे हैं तो वो प्रॉपर्ली अरेंज हो सकते हैं, सो दे विल फॉर्म क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये करेक्ट था स्टेटमेंट। और आइस, आइस तो है ही क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक डेफिनेट ऑर्डर अरेंजमेंट होता है ना इसका। इसका आंसर है ए। फोर्थ, हाँ, फोर्थ में था, सिलिका कैन बी क्रिस्टलाइन एज वेल एज अमॉर्फस। तुम्हें याद होगा मैंने बताया था SiO2 क्वार्ट्ज की फॉर्म में होता तो ये क्रिस्टलाइन होता, और अगर ये क्वार्ट्ज ग्लास है तो ये अमॉर्फस होता। तो दोनों फॉर्म में रह सकता है। अब इसने बताया है कि सिलिका कैन बी क्रिस्टलाइन एज वेल एज अमॉर्फस। अगर उसमें ये प्रॉपर्टीज हैं, मतलब कौन कौन सी? लॉन्ग रेंज ऑफ क्रिस्टलाइनिटी है। लॉन्ग रेंज ऑफ क्रिस्टलाइन किसमें होती है? क्रिस्टलाइन सॉलिड में। एंड SiO4 टेट्राहेड्रा आर रैंडमली जॉइंट। रैंडमली जॉइंट किसमें होता है? अमॉर्फस में। एंड इट हैज हाई एंड शार्प मेल्टिंग पॉइंट, तो शार्प मेल्टिंग पॉइंट भी क्रिस्टलाइन में होता है। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी अमॉर्फस के साथ मैच कर रही है? तो सिर्फ एक ही मैच कर रही है ना, सेकेंड वाली, राइट? असाइनमेंट सब लेकर आए ना। और फिफ्थ, अब इसमें पूछा जा रहा है ऑयल। तुम्हें पता है ऑयल एक तरह के एस्टर्स होते हैं, और एस्टर इज अ डिस्क्रीट मॉलिक्यूल, और डिस्क्रीट मॉलिक्यूल के बीच में कौन से फोर्सेस होते हैं? लैंडन फोर्सेस। और ये कौन से सॉलिड बनाते हैं? नो, मॉलिक्यूलर सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड में तो क्या होगा? यूनिट्स आर कनेक्टेड थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड। अब यहाँ तो दो यूनिट्स के बीच में सिर्फ वैन डर वाल्स फोर्सेस हैं, फिजिकल फोर्सेस हैं, तो ये क्या बने? मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो आंसर विल बी मॉलिक्यूलर सॉलिड, डी, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। सिक्स, at very low temperature oxygen freezes and form crystalline solid. Which term best describe this solid? अब ऑक्सीजन O2 एक डिस्क्रीट मॉलिक्यूल है ना, तो मॉलिक्यूल के बीच में कौन से फोर्सेस हुए? लंडन फोर्सेस। और एक कौन सी कैटेगरी के सॉलिड हुए? मॉलिक्यूलर सॉलिड। कोई भी गैस है, कोई भी गैस, CO2 हो, अमोनिया, अमोनिया में तो हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाते हैं, वो भी मॉलिक्यूलर सॉलिड ही हो। जब भी कोई डिस्क्रीट यूनिट हो और उनके बीच में उसको सॉलिडिफाई करें तो उनके बीच में वैन डर वाल्स फोर्सेस ही होंगे, एंड दे कम्स अंडर कैटेगरी ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड। देन सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, हाँ, थर्मल काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी। टेंथ इसमें था at sufficiently low temperature constituent particles can still oscillate about their mean position and substance exist in solid state. मतलब sufficiently low, absolute zero तो नहीं है ना,
तो लो टेम्परेचर पर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, अपनी ही लोकेशन पर ऑसिलेट कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा सा हिल सकते हैं। तो यस, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। और दूसरा था एट सफिशिएंटली लो टेम्परेचर थर्मल एनर्जी इज लो, टेम्परेचर कम है, एनर्जी कम है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बीइंग स्ट्रॉन्गर, सो मॉलिक्यूल विल रिमेन एट फिक्स्ड पोजीशन। तो रीजन भी आ गया उसके सॉलिड स्टेट होने का। तो क्या बना इसका आंसर, ए। 11th 12th ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज, किसी को डाउट हो यू कैन रेज योर हैंड और बता भी सकते हो, अनम्यूटेड किया हुआ है मैंने सब। 13 था विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, डिफ्यूजन इन सॉलिड इज वेरी स्लो। डिफ्यूजन पता है, इंटरमिक्सिंग, गैसेस में सबसे ज्यादा होती है, लिक्विड में कम है और सॉलिड में तो होती ही नहीं है। सो डिफ्यूजन इज वेरी स्लो, ये करेक्ट है। दूसरा, सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी, ऑब्वियसली अगर मॉलिक्यूल पास पास होंगे तो दे विल ऑक्यूपाई लेस वॉल्यूम, और तुम्हें पता है डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम। तो अगर वो दे ऑक्यूपाई लेस वॉल्यूम तो डेंसिटी ज्यादा हुई ना। अब लिक्विड में क्या होगा, उतनी ही क्वांटिटी के मॉलिक्यूल दूर चले जाएंगे और उसकी वजह से क्या होगा, डेंसिटी कम हो जाएगी। अब यहाँ केमिस्ट्री है, कुछ एक्सेप्शंस तो होंगे ही, और इसका एक्सेप्शन है आइस। आइस की सॉलिड स्टेट की डेंसिटी कम होती है, लिक्विड की ज्यादा होती है। तुम्हें पता है ना, आइस में केज लाइक स्ट्रक्चर है और बड़ी हॉलो कैविटीज है अंदर। उस कैविटी की वजह से क्या होगा, दे विल ऑक्यूपाई, आइस मॉलिक्यूल विल ऑक्यूपाई मोर वॉल्यूम। तो जब वॉल्यूम ज्यादा हो गया तो डेंसिटी कम हो गई। दैट इज द रीजन कि वाटर की सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट के ऊपर फ्लोट करती है, उसका रीजन उसकी लो डेंसिटी। नेक्स्ट इज 14th, अच्छा यही कर रहे थे हम। वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इज जनरली हायर देन दैट ऑफ लिक्विड एट डेफिनेट टेम्परेचर। ये रॉन्ग है, वेपोराइज होने की टेंडेंसी सॉलिड की तो कमी होगी ना, लिक्विड की ज्यादा होगी। तो फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग थी, फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट थे। तो आंसर क्या बना, डी। देन 14th 15th 16th था सुकृत, वेपर प्रेशर है, जैसे लास्ट क्लास में भी हम बात कर रहे थे कि एक लिक्विड है किसी कंटेनर में है, ठीक है, थोड़ी देर के बाद लिक्विड के मॉलिक्यूल, कुछ मॉलिक्यूल वेपराइज होंगे एंड सम मॉलिक्यूल्स कैन अगेन कंडेंस। तो जब ये इक्विलिब्रियम आ जाएगा, रेट ऑफ एवापोरेशन और कंडेंसेशन सेम हो जाएगी, तो इस सरफेस पर इस लिक्विड के गैस ने जितना प्रेशर एक्सर्ट किया पर यूनिट वॉल्यूम, उसको हम कहते हैं उस लिक्विड का वेपर प्रेशर। ऐसे ही सॉलिड की सरफेस पर भी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसकी वैलेंसीज कुछ फ्री होती है, हर तरफ से बॉन्ड नहीं बना पाता, तो उसकी भी सरफेस के मॉलिक्यूल थोड़ी सी एनर्जाइज्ड फॉर्म में रहते हैं, वेरी फ्यू मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ज्यादातर मॉलिक्यूल अट्रैक्टेड हैं क्योंकि सॉलिड में अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा है। सो वेरी फ्यू मॉलिक्यूल्स कैन वेपोराइज, उसको सॉलिड का वेपर प्रेशर कहेंगे। तो वेपर जो प्रेशर एक्सर्ट करती है अपनी सॉलिड या लिक्विड स्टेट पर, उसको वेपर प्रेशर कहते हैं, और सॉलिड में ये बहुत ही कम होता है क्योंकि वेपोराइज होने की टेंडेंसी भी कम। सुकृत क्लियर हुआ? यस मैम। देन 16 हो गया। 17 HCl and SO2 they are polar molecule, किया था हमने डायपोलस में, yes it is correct, and they are good conductor of electricity, that is wrong, क्योंकि molecular solid में तो conductance होती ही नहीं। अब more than one answer, Excuse me, ma'am, on question 16. 16 यहीं बैठ जाओ बेटा, यहाँ 16 था a solid X is very hard electrical insulator in solid state as well as in molten state। अगर ये आयनिक सॉलिड होता तो मोल्टन स्टेट में कंडक्टर होता, तो इसका मतलब ये तो स्टेटमेंट आयनिक के लिए तो एप्लीकेबल नहीं है। और हाई टेम्परेचर, मेल्टिंग टेम्परेचर हाई है, मॉलिक्यूलर सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, तो फिर बचा कौन सा, कोवेलेंट सॉलिड। अगर मेटल होता सॉलिड स्टेट में कंडक्टर होता, अगर ये आयनिक सॉलिड होता तो मोल्टन स्टेट में कंडक्टर होता, अगर ये लो मेल्टिंग टेम्परेचर होता तो मॉलिक्यूलर सॉलिड होता, तो फिर बचा कौन सा हमारा, कोवेलेंट सॉलिड। क्या बताती हूँ, सुपर कूल लिक्विड और स्यूडो सॉलिड। एक चीज याद रखना, जितने भी पॉलीमर्स है ना, पॉलीमर्स हैं
ये अमॉर्फस में आते हैं. ऑल पॉलीमर्स आर अमॉर्फस सॉलिड. तो रबर, प्लास्टिक पॉलीमर्स हैं, तो ये अमॉर्फस में आ गए. ग्लास जहां लिखा हो वो अमॉर्फस होता है, तो सी भी अमॉर्फस हुआ. सोडियम क्लोराइड आयनिक सॉलिड है, और जितने भी आयनिक सॉलिड है ये सारे क्या है? क्रिस्टलाइन. देन सेक्शन बी का सेकंड. देन थर्ड, फोर्थ. अभी जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया ना, अब हम लास्ट क्लास की असाइनमेंट डिस्कस कर रहे हैं, जो प्रैक्टिस शीट तुम्हें मिली थी, केमिस्ट्री प्रैक्टिस टेस्ट जो पिछली क्लास में मिला था. और एक चीज सुन ले, आज से तुम्हारी क्लास का टाइम 2:30 क्लास स्टार्ट हो जाएगी. तो उससे पहले 2:15 तक यू शुड बी हियर. एटलीस्ट 10-15 मिनट पहले तो आना ही चाहिए ना, थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए. इतनी गर्मी से बाहर आ रहे हो, सो टाइम का जरा ध्यान रखिएगा. ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी. चलिए फिफ्थ. मैम फोर्थ बता दो. फोर्थ में था पोलर मॉलिक्यूल्स या पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड. मॉलिक्यूल्स है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. यस, पोलर मॉलिक्यूल में ऐसा होता है. मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड बाय रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग डायपोल डायपोल इंटरेक्शन. दैट इज आल्सो करेक्ट. डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस हैं. मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड बाय वीक लंडन फोर्सेस. ये गलत है. लंडन फोर्सेस नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में होते हैं. और डी था हायर मेल्टिंग पॉइंट एज कंपेयर टू नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड इज ऑब्जर्व. ये भी करेक्ट है. जहां डायपोल डायपोल फोर्सेस होंगे उनमें फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगे. नेक्स्ट फिफ्थ. सिक्स में था सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ग्रेफाइट एंड डायमंड. बोथ हैव कोवेलेंट बॉन्डिंग. यस. बोथ हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट. दोनों का हाई होता है. ग्रेफाइट का भी हाई है, डायमंड का भी हाई है. डायमंड का ग्रेफाइट से ज्यादा है. बट जितने भी कोवेलेंट सॉलिड्स है ना, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट. एंड बोथ आर कोवेलेंट सॉलिड्स, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट. डायमंड इज हार्ड बट ग्रेफाइट इज सॉफ्ट. ये सारे कोवेलेंट सॉलिड हाई मेल्टिंग होते हैं. डायमंड हार्ड है, ग्रेफाइट सॉफ्ट है, स्लिपरी है. और नेक्स्ट था डायमंड इज इंसुलेटर while graphite is conductor. That is also correct. Next integer वाला था first. 4 correct है. ये anisotropy है. anisotropy का मतलब कौन सा solid हुआ ये? crystalline. And second one 6. fullerene है, carbon है. atomic number याद है. इसमें था graphite, right? Then diamond. क्वार्ट्ज ग्लास नहीं होगा, क्वार्ट्ज क्रिस्टलाइन होगा. रबर प्लास्टिक वैसे ही नहीं आते. सोडियम क्लोराइड होगा. Which one? Second question. Section B. Section B का second था select the correct statement about crystalline solid. और इसमें था they are called fluids because of their ability to flow. That is totally wrong. Constituent particles are arranged in regular pattern. ये correct है. और तीसरा था the constituent particles are at fixed position and can only oscillate about their mean position. Correct है. थोड़ा सा हिल सकते हैं अपनी position पर. Entropy change during crystallization is negative. Delta S का मतलब होता है entropy change. Disorder crystallization पर कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा ना. तो this will be negative change. मतलब इनिशियल से फाइनल स्टेट में जब सॉलिड जाएगा तो फाइनल की एंट्रोपी कम होगी, इनिशियल की ज्यादा होगी, तो नेट चेंज नेगेटिव हुआ ना. तो डी करेक्ट हुआ. हाँ हाँ. सेक्शन बी के फर्स्ट में था सूडो सॉलिड का मतलब एमॉर्फस सॉलिड. जितने पॉलीमेरिक कंपाउंड है ये सारे एमॉर्फस हैं. तो पॉलीमेरिक रबर प्लास्टिक हो गए. ग्लास वैसे सुपर कूल लिक्विड है, अमॉर्फस है. क्वार्ट्ज ग्लास, ग्लास आ गया. NaCl आयनिक है. कोई इधर से इधर शिफ्ट करना चाहता है तो कर सकते हैं. थोड़ा सा प्रोजेक्टर का इशू था. सरवन, ये इनको प्रोजेक्टर वाले को बुला के जरा ठीक करवाना. ये काफी आ रही है इसमें लाइंस.
सेक्शन 8 लास्ट क्वेश्चन। HCl हमने कहा था कि ये पोलर है, SO2 पोलर है, पोलर मॉलिक्यूल में डायपोल होते हैं और उनके बीच के फोर्सेस कौन से होंगे? डायपोल डायपोल फोर्सेस। तो इसमें देखो, इट इज पोलर मॉलिक्यूल यस, बट दे आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो वो ये दे आर नॉट गुड कंडक्टर, इसने लिखा है दे आर गुड कंडक्टर, तो सी आया ना, बिकॉज द रीजन इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है। 10th में था एट सफिशिएंटली लो टेम्परेचर constituent particles can still oscillate about their mean position। ये करेक्ट है, क्योंकि एब्सोल्यूट जीरो पे सारी मोशन सीज होती है। हो गया। अगला हमें दिया हुआ था एट सफिशिएंटली लो टेम्परेचर थर्मल एनर्जी इज लो, अट्रैक्टिव फोर्सेज आर स्ट्रॉन्गर, सो मॉलिक्यूल्स कैन ऑक्यूपाई फिक्स्ड पोजीशन। सॉलिड की फिक्स्ड पोजीशन होती है ना, सॉलिड की एंट्रोपी बहुत कम होती है। हाँ, वो फिक्स पोजीशन पर थोड़ा सा हिल रहे हैं, पर एंट्रोपी की मिनिमम स्टेट पे पहुंच जाते हैं। जीरो एंट्रोपी तो किसी की नहीं कहते हम। जीरो एंट्रोपी कब कहते हैं हम? जब वो एब्सोल्यूट जीरो पे पहुंच जाता है। इसका मतलब किसी भी अदर देन एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पर थोड़ी बहुत ऑसिलेशन तो होगी ही। सेक्शन बी का 4। एक मिनट, कौन सा क्वेश्चन कह रहे हो? हाँ, विच वन? उसका ये है। हाँ, बी पार्ट का 4th क्वेश्चन। मैंने बताया ना अभी, पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल, पोलर कोल, जैसे ये वाला ले लो, ये पोलर मॉलिक्यूल है। सो इन पोलर मॉलिक्यूल, molecules have polar covalent bond. Yes, this bond is polar covalent. हम within the molecule कह रहे हैं। क्वेश्चन देखो ना, molecules have polar covalent bond, not within the molecule। intermolecular force थोड़ी बात कर रहे हैं, राइट? और कोई डाउट किसी को? नो? On question 5. एक मिनट, आगे से ना टाइम पर क्लास में आया करें प्लीज। जो असाइनमेंट तुम्हें मिलती है वो मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगी, फिर ऐसे नहीं तो बार बार अगर लेट आते ज्वाइन करोगे फिर पूरी क्लास में असाइनमेंट ही डिस्कस होगी फिर। तो प्लीज क्लास में टाइम पर आए। हाँ, 5th किसने पूछा था क्वेश्चन? हाँ, 5th क्वेश्चन किसका डाउट था? Section B, question 5. सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 5 ये था क्वार्ट्ज ग्लास। क्वार्ट्ज ग्लास कौन सा सॉलिड है? एमॉर्फस। अगर ये एमॉर्फस है तो इसकी डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन ये तो नहीं होगी, ए रॉन्ग हो गया। दूसरा, सुपर कूल लिक्विड, यस, ग्लास इज ए सुपर कूल लिक्विड। तीसरा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम इन ऑल डायरेक्शन। आइसोट्रॉपी, आइसोट्रॉपी अमॉर्फस सॉलिड की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो सी करेक्ट हुआ। क्रिस्टलाइन सॉलिड ये तो आएगा ही नहीं, तो करेक्ट कौन से हुए? बी एंड सी, राइट? अब मुझे पहले ऑनलाइन स्टूडेंट बोले, कोई डाउट है किसी को इन एनी अदर क्वेश्चन? मैम क्वेश्चन 5 प्रणव तो सेक्शन कौन से पार्ट के लिए कह रहे थे? सेक्शन ए में? यस मैम, सेक्शन ए का 6th। यस मैम, 6th एंड 6th में ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल है, डिस्क्रीट मॉलिक्यूल है, और इनके बीच के फोर्सेस कौन से होंगे? डिस्पर्जन फोर्सेस। और जिनमें डिस्पर्जन फोर्सेस होते हैं वो कौन से सॉलिड हैं? मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो क्वेश्चन 6th में आंसर हुआ बी। हाँ प्रणव, करेक्ट है? हो गया Yes. करेक्ट? और कौन सा था? एंड मैम 5th one। कौन सा वाला? 5th वन? यस मैम, 5th मैंने अभी बताया ना। 5th में था ऑयल है, ठीक है, और ऑयल एक
एस्टर होता है ना, तो ये एक एस्टर मॉलिक्यूल है, दूसरा एस्टर मॉलिक्यूल, इनके बीच में कौन से फोर्सेस होंगे? वैन डर वाल्स फोर्सेस। कोई बॉन्ड तो बनेगा नहीं इनके बीच। एस्टर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आयनिक भी नहीं है। Yes. तो डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स के बीच के फोर्सेस वैन डर वाल्स फोर्सेस होते हैं, और वो मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है। तो फिफ्थ का आंसर भी क्या हुआ? मॉलिक्यूलर, राइट? Ma'am, can you explain the ninth one also? विच वन? Ninth one. नाइन्थ था शार्प मेल्टिंग पॉइंट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड कंपेयर टू अमॉर्फस सॉलिड। इसका रीजन क्या है? रेगुलर अरेंजमेंट, हर जगह एक जैसा अरेंजमेंट है, Ma'am, सबको सेम एनर्जी की जरूरत है। yes ma'am. So ma'am, D वाला होगा ना? इसका आंसर है सी, a regular arrangement of constituent particle observed over a long distance in crystal lattice, sharp melting point of crystalline solid। crystalline solid के रेफरेंस में आंसर देना है ना। Yes ma'am. तो अगर हम बी लिखते तो डिफरेंट अरेंजमेंट आ जाता, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड पे तो नहीं एप्लीकेबल है। Okay, ma'am. लॉन्ग डिस्टेंस का मतलब काफी ज्यादा, सारा क्रिस्टल परफेक्टली ऑर्डर नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं तो डिसऑर्डर होगा ही, बट लॉन्ग रेंज ऑफ क्रिस्टलाइनिटी, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टी थी। टेंथ का आंसर ए है, क्योंकि रीजन बन रहा है वो कि मीन पोजीशन पर वो फिक्स्ड क्यों है, क्योंकि उनके फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, मॉलिक्यूल क्लिंग ऑन ईच अदर। नहीं नहीं नहीं, वो रीजन बन रहा है, तुम एक साल पढ़ के देखो, जब कभी रीजन असर्शन का क्वेश्चन हो ना, तो दोनों स्टेटमेंट को इन वन गो पढ़ना है, रीड करना है, तब तुम्हें उसका रिलेशन पता चलेगा। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट कोई डाउट? Excuse me ma'am, मैम आप 17 का आंसर बता सकते हैं? 17 का आंसर है सी, क्योंकि मॉलिक्यूलर सॉलिड इंसुलेटर होते हैं, कंडक्टर नहीं होते, तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हुई ना। Yes ma'am. सो इट इज सी, राइट? तो आगे से अब तुम्हारी क्लास 2:30 टाइम है, 2:30 पर क्लास स्टार्ट हो जाएगी, सो बिफोर दैट यू शुड ज्वाइन द क्लास। हाँ, मॉलिक्यूलर सॉलिड में डिस्क्रीट यूनिट्स होती हैं, उनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं होता, ये वाला बॉन्ड नहीं होता, जबकि कोवलेंट सॉलिड में एवरी एटम इज कनेक्टेड टू अदर एटम, जैसे ग्रेफाइट है, डायमंड है, फुलरीन है, ये कोवलेंट सॉलिड है। कोवलेंट सॉलिड का कोई एक फिक्स यूनिट नहीं देते हम, जैसे ग्रेफाइट में हमें पता है कार्बन का नंबर क्या है, नहीं पता। सिलिकॉन कार्बाइड SiC, पूरी की पूरी यूनिट SiC की बनी हुई होगी, जहां हम लिखते हैं C60 P4, तो डिस्क्रीट यूनिट हो गए ना, S8 आयोडीन मॉलिक्यूल, तो ये सारे किस में आएंगे? मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये कोवलेंट सॉलिड, जहां दो यूनिट्स के बीच में कोवलेंट बॉन्ड, विद इन द मॉलिक्यूल कोवलेंट बॉन्ड, वो तो C60 में भी है, पर दो यूनिट्स के बीच में कोवलेंट बॉन्ड अगर है, तब हम उसको मॉलिक्यूलर सॉलिड, सॉरी कोवलेंट सॉलिड में लेते हैं। जैसे सिलिकॉन है जो एज ए सेमीकंडक्टर यूज किया जाता है, इसमें भी सिलिकॉन एटम कोवलेंटली बॉन्डेड है, तो सिलिकॉन एटम क्या हुआ? कोवलेंट सॉलिड। इसमें क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, क्लासिफाई सॉलिड अकॉर्डिंगली। हाँ, ये हो गया, जल्दी बोलो। क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर बोलो, सेक्शन बी का से। हाँ, कोवलेंट सॉलिड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये प्रॉपर्टी है सारे कोवलेंट सॉलिड्स। अब जिनके बाकी के डाउट्स है क्लास के बाद मुझसे पूछ लेना, ठीक है? तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम करने वाले हैं क्रिस्टल अरेंजमेंट्स, कि जब हम सॉलिड का क्रिस्टलाइन फॉर्म को स्टडी करते हैं तो कौन कौन सी टर्म्स उसमें यूज की जाती है सॉलिड को एक्सप्लेन करने के लिए। एक इंपॉर्टेंट टर्म जो हमेशा यूज करते हैं, हम कहते हैं स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस, लैटिस पॉइंट, इस तरह के टर्म हम यूज करते हैं। तो इनका मतलब क्या है, सबसे पहले तो वही बताती हूँ मैं। स्पेस लैटिस, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट,
3-dimensional arrangement of atoms or molecules in space is called space lattice or crystal lattice. थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट का मतलब जैसे एटम्स को हम स्फेयर की तरह मान लें, तो वो एक लेयर में अरेंज है, उसके ऊपर एक रो में अरेंज है, उसके बाद लेयर्स आ जाएंगी, तो इस पूरा जो 3D अरेंजमेंट बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, उसका स्पेस लैटिस। जैसे कि ये वाला, ये स्पेस लैटिस है, 3D अरेंजमेंट, इतने सारे एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस में एटम या मॉलिक्यूल की जो लोकेशंस हैं, उन लोकेशंस को हम कहते हैं लैटिस पॉइंट। जैसे ही अगर हम कहें कि इसमें लैटिस पॉइंट क्यूब के कॉर्नर पर है, इसका मतलब जो जब हम उसको अरेंज करेंगे मॉलिक्यूल्स को, तो वो इस तरह से अरेंज होंगे कि क्यूब के कॉर्नर पर हमें वो एटम नजर आए। एक बार डेफिनेशन लिख लो, मैं तुम्हें बताती हूँ मॉडल से। लैटिस और स्पेस लैटिस का मतलब एक ही होता है, 3D अरेंजमेंट को स्पेस लैटिस कहते हैं। सो लैटिस पॉइंट lattice point, position of atoms or ions, point कहते हैं या site भी कहते हैं इसको, position of atoms or ions, position of atoms or ion in crystal lattice. Position of atoms or ions in crystal lattice is called lattice point. बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये। और जब हम ड्रॉ करते हैं स्ट्रक्चर्स, तो लैटिस पॉइंट्स आर जॉइंड बाय स्ट्रेट लाइन। लैटिस पॉइंट्स आर जॉइंड बाय स्ट्रेट लाइन। कैसे, ये बताती हूँ तुम्हें। डेफिनेशन लिख ली। जैसे कि इधर देखिए, जैसे देखिए ये लेयर है, इस तरह से मॉलिक्यूल अरेंज है, इसके ऊपर एक मॉलिक्यूल और आ जाए, ऐसे इसके ऊपर एक लेयर और आ जाएगी, ये हमारा 3D अरेंजमेंट हो गया। तुम्हें देखने में ये हेक्सागन लग रहा होगा ना, ये हेक्सागन का कॉर्नर है जहां पर ये एटम है, तो हम उसको क्या कहेंगे, लैटिस पॉइंट। जहां पर एटम की लोकेशन है उसको हम उसका लैटिस पॉइंट कहते हैं। अगर मान लो अरेंजमेंट कुछ ऐसा होता, ऐसे नजर आ रहा है, एक पहली अरेंजमेंट और इसमें डिफरेंस है ना, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट एटम का, 4 एटम ऐसे अरेंज है, इसके ऊपर एक लेयर और आ गई। अब तुम्हें देखने में क्या लग रहा है, ये क्यूब। अब इसमें लैटिस पॉइंट कहां पर है, कॉर्नर पर है, एटम्स आर एट कॉर्नर, तो हम कहेंगे लैटिस पॉइंट्स आर एट कॉर्नर। पर अब जब हम इसको पेपर पे दिखाएंगे और ऐसे गोले गोले पूरे बना के बताएं, तो बड़ा, एक तो बनाना मुश्किल होगा और वो क्लैरिटी नहीं आती। तो जब हम पेपर पे इसको एक्सप्रेस करेंगे स्ट्रक्चर को, तो हम क्यूब की शेप में बनाएंगे। जैसे कि इस तरह से हम ऐसे बनाएंगे, और ये लैटिस पॉइंट है, इनको हमने ज्वाइन कर दिया लाइन से और ये एटम दिखा दी। तो एक तरह से हमें आइडिया लग गया ना कि ये जो जितने भी एटम्स हैं ये किस तरह से अरेंज्ड हैं, दे आर अरेंज्ड एट द कॉर्नर ऑफ ए क्यूब। तो हम कहेंगे सॉलिड का स्मॉलेस्ट रिप्रेजेंटेशन, मतलब ऐसे क्यूब कई बनेंगे ना, ऊपर भी होंगे, इधर भी होंगे, नीचे भी होंगे, साइड में भी होंगे, पर इसका सबसे छोटा पार्ट जो स्लाइस आउट हमने किया, उसकी शेप क्या है, क्यूब। तो दिस स्मॉलेस्ट रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड यूनिट सेल। अभी लिखाऊंगे डेफिनेशन, दिस स्मॉलेस्ट प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड यूनिट सेल। और यूनिट सेल में एटम्स या आयंस की जो लोकेशंस हैं, उन लोकेशंस को क्या कहते हैं हम, लैटिस पॉइंट्स।
जैसे अभी मैंने जो सामने दिखाया हुआ है, ये लैटिस पॉइंट क्यूब के कॉर्नर को दिखाया गया, और इसमें हम क्या करते हैं, हर एक एटम के स्फीयर के सेंटर को ज्वाइन कर देते हैं हम इन लाइन से। तो लैटिस पॉइंट्स आर ज्वाइंट थ्रू स्ट्रेट लाइंस। तो पेपर पे प्रेजेंट करना हमारे लिए इजी हो जाता है। ये समझ में आया? अब लैटिस पॉइंट क्या हो सकता है, मान लो हम यहाँ बात कर रहे हैं आइस मॉलिक्यूल की, तो एवरी लैटिस पॉइंट विल हैव वन वाटर मॉलिक्यूल, राइट। हम बात कर रहे हैं मान लीजिए सोडियम की, सोडियम क्रिस्टल, तो एवरी लैटिस पॉइंट विल बी सोडियम एटम। तो लैटिस पॉइंट पर क्या प्रेजेंट हो सकता है, एटम्स और आयंस, बोथ कैन बी प्रेजेंट एट लैटिस पॉइंट। मैंने तो अभी एक सिंपलेस्ट फॉर्म बताई है तुम्हें लैटिस पॉइंट। आई थिंक लैटिस पॉइंट क्या है क्लियर हो गया तुम्हें। लास्ट आई थिंक तुमने देखा होगा, एक वीडियो अपलोड की थी ब्रेविस लैटिस सिस्टम्स की, एक बार फिर आज जाकर देखना, तो उसे तुम्हें और 3D उसकी क्लैरिटी आएगी। हाँ, वॉइस नहीं थी, सिर्फ शेप ही थी, वो ऐसी ही है वीडियो। हाँ, मैं बता रही हूँ यूनिट सेल। अब यहाँ पर ऐसे भी हो सकता है ना, इधर भी हो सकता है, ऐसे ऐसे कई क्यूब्स हो सकते हैं, हो सकते हैं। उन क्यूब्स का सबसे छोटा पार्ट जो रिपीटिंग यूनिट है, द बेसिक रिपीटिंग यूनिट ऑफ क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड यूनिट सेल। तो लिख लीजिए, यूनिट सेल, it is smallest repeating unit, smallest repeating unit of crystal lattice, smallest repeating unit of crystal lattice is called unit cell. अलग अलग सॉलिड में अलग अलग शेप के यूनिट सेल होते हैं। जैसे मैंने अभी तुम्हें अरेंजमेंट बताया, एक में हेक्सागन जैसा लग रहा था और कहा इसमें क्यूब सा अरेंजमेंट था। तो इस तरह से अगर हम डिफरेंट डिफरेंट सॉलिड्स के यूनिट सेल देखें, तो अब तक जो नोन है क्रिस्टल्स, और उनमें कितने यूनिट सेल हैं, वो हैं 7 यूनिट सेल्स। देयर आर 7 यूनिट सेल known in different solids. और इन 7 यूनिट सेल में लैटिस पॉइंट कहां कहां प्रेजेंट होंगे, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास 14 सिस्टम आते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन लैटिस पॉइंट देयर आर 14 lattice system. There are 14 lattice system known as Bravais lattice, जो जिसकी वीडियो दिखाई गई थी उसमें। There are 14 lattice system known as Bravais lattice system. अब ये 7 यूनिट सेल क्या है और ये 14 सिस्टम क्या है, उसी पर आते हैं। इससे पहले एक और चीज ध्यान से सुनिए, कोई भी यूनिट सेल है, किसी भी यूनिट सेल को जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो कुछ पैरामीटर्स हैं जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं उस यूनिट सेल को, उनको कहते हैं सेल पैरामीटर। There are 6 cell parameters which are required to explain a unit cell. यूनिट सेल बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है पूरे क्रिस्टल सिस्टम का, वो बेसिक रिपीटिंग यूनिट है। किसी भी एक यूनिट सेल को एक्सप्रेस करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए हमें कुछ पैरामीटर यूज करने पड़ते हैं, सेल पैरामीटर। ये 6 सेल पैरामीटर्स क्या हैं जरा देखिए। मैं अभी एक सिंपल क्यूब बना रही हूँ। इसमें जो 3 डायमेंशंस हैं क्यूब में, तो सारी सेम होती है ना। जो एज लेंथ है, डिफरेंट साइड्स हैं, जैसे ये ए, बी और सी, 3 पैरामीटर तो ये हो गए। इसके अलावा 2 एक्सेस के बीच में जो एंगल्स हैं, जैसे ये वाला एंगल, इसके बीच में जो एंगल है ये वाला,
ये एंगल ले लें हम और ये वाला एंगल ले लें, तो 3 एंगल्स हो गए ना। यहां से देखो तो एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया। क्लियर? तो अल्फा बीटा गामा, ये 3 एंगल्स 2 एक्सिस के बीच में, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स एक्सिस के बीच के एंगल। और तीनों साइड्स की लेंथ, तो टोटल 6 पैरामीटर्स हो गए। एक क्यूब की क्या स्पेशलिटी होती है? ऑल एज लेंथ्स आर सेम एंड ऑल एंगल्स आर सेम एंड आर 90 डिग्री। तो सबसे ज्यादा श्योरिटी या सिमेट्री किसमें हुई? एक क्यूब में हुई। सारी डायमेंशन सेम है, एक पता है तो बाकी की वैसे ही पता चल गई। एंगल्स सोचने की जरूरत ही नहीं है, सारे 90 डिग्री। तो एक यूनिट सेल हमारा कौन सा हुआ? क्यूबिक यूनिट सेल। So for any cell, there are 6 cell parameters which are required to express that unit cell. पहला यूनिट सेल जो भी मैंने सामने बताया वो कौन सा यूनिट सेल था? क्यूबिक यूनिट सेल। हाँ, so a unit cell is characterized by 6 cell parameters. हाँ जी, मुझे बताओ ये क्लियर है सबको? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मैम आपने एक्स वाई वाई जेड और वाई एक्स क्या लिखा है? ये 2 एक्सिस के बीच में एंगल बनाएंगे ना। अच्छा, एक एंगल ये हो गया है ना, यस मैम। ये हो गया एंड दिस वन, राइट? ठीक है, तो हमने कहा था हमारे पास 7 यूनिट सेल है, उसमें क्यूबिक यूनिट सेल था, हाँ जी लिखे सबने? सो इस पे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये डायमेंशन ये वाली हैं, तो बताइए ये कौन सा यूनिट सेल है। तो इसमें क्यूबिक यूनिट सेल के लिए हमारी स्पेशलिटी क्या होगी? ऑल लेंथ्स आर सेम एंड ऑल एंगल्स आर सेम एंड आर 90 डिग्री। ये क्यूबिक यूनिट सेल हुआ, पहला यूनिट सेल। दूसरा यूनिट सेल है टेट्रागोनल यूनिट सेल। टेट्रागोनल यूनिट सेल, अगर एक डायमेंशंस डिफरेंट हो जाए, जैसे ये सेम है, ये सेम है, बट ये वाली डिफरेंट है ना, दिस वन, तो हम क्या कहेंगे? A इक्वल टू B बट नॉट इक्वल टू C, बट एंगल्स आर अगेन सेम एंड 90 डिग्री। एंगल्स आर सेम एंड 90 डिग्री। सो ये टेट्रागोनल यूनिट सेल हुआ। हाँ, कैसे भी कोई एक डायमेंशन डिफरेंट हो गया। तीसरा यूनिट सेल, ये दोनों पता चले। थर्ड यूनिट सेल, नॉर्मल मैच बॉक्स जो घर में देखते हो, क्या होता है, कैसा होता है वो? सारे एंगल क्या होते हैं? 90 डिग्री, बट ऑल डायमेंशंस आर डिफरेंट। तो ये Different. इसको क्या कहते हैं? ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल, A not equal to B not equal to C, alpha beta gamma all are 90 degree. ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल।
भाई जो बुकलेट है उसमें सारा एक चार्ट में सारे यूनिट सेल की स्ट्रक्चर ड्रॉ की हुई है, देख सकते हो तुम। ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल, सिंपल घर में जो मैच बॉक्स है उसको हम कह सकते थे ऑर्थोरोम्बिक। इवन ये भी क्या है, ऑर्थोरोम्बिक है। फोर्थ, अगर मान लो ऑर्थोरोम्बिक या मैच बॉक्स में ऊपर से थोड़ा सा टेढ़ा हो जाए, वो ऊपर वाली लाइन, मतलब कोई एक एंगल 90 डिग्री से डेविएट हो जाए, एक डिसऑर्डर आ जाए उसमें, ऊपर वाला एक एंगल जो है वो 90 डिग्री से डेविएट हो जाए, तो ये मोनोक्लिनिक होता है। मोनोक्लिनिक यूनिट सेल। अगर तुमने सुना हो तो सल्फर को कहते हैं सल्फर रोम्बिक, है ना, क्योंकि उस सल्फर में रोम्बिक यूनिट सेल भी होता है और सल्फर मोनोक्लिनिक भी होता है। तो जब रोम्बिक मोनोक्लिनिक में चेंज होता है तो उसमें कुछ डिसऑर्डर आएगा ना, इसका मतलब मोनोक्लिनिक की एंट्रोपी रोम्बिक से थोड़ी सी ज्यादा हो। और ये तुम पढ़ोगे आगे पी ब्लॉक में भी कि जब हम रोम्बिक सल्फर को हीट करते हैं तो अबव अराउंड 96 डिग्री के बाद उसमें डेविएशन आ जाता है, गेट चेंज इनटू मोनोक्लिनिक फॉर्म। कर सकते हैं चेंज। तो मोनोक्लिनिक में क्या स्पेशलिटी हुई, डायमेंशंस तो अभी भी सेम नहीं थी, बट एंगल्स में क्या हुआ, 2 एंगल्स आर 90 डिग्री बट 1 एंगल इज नॉट 90 डिग्री। एक एंगल श्योर नहीं है पर 2 एंगल 90 डिग्री में। अगर ऑर्थोरोम्बिक में कुछ डिसऑर्डर आ जाए, मोनोक्लिनिक में चेंज हो सकता है। सल्फर इसका बेस्ट एग्जांपल है। जो थर्मोडायनेमिक्स में मोस्ट स्टेबल फॉर्म सल्फर की हम लेते थे, सल्फर रोम्बिक लेते हैं, पता है ना। थर्मोडायनेमिक्स में हम रेफरेंस स्टेट एक हर एलिमेंट की लेते हैं, तो सल्फर की कौन सी ली जाती है, सल्फर रोम्बिक, जिसकी डेल्टा HF हम अज्यूम करते हैं 0। ये थर्मोडायनेमिक्स का एक रूल है कि किसी भी एलिमेंट की एक फॉर्म को रेफरेंस फॉर्म माना जाता है, तो सल्फर की रेफरेंस फॉर्म कौन सी मानी जाती है, सल्फर रोम्बिक। हीट करने पर सल्फर रोम्बिक इसमें चेंज हो जाता है मोनोक्लिनिक। तो ये 4th यूनिट सेल आया मोनोक्लिनिक। इसी तरह से एक होता है ट्राइक्लिनिक, सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिकल, मतलब सारी डायमेंशंस डिफरेंट, सारे एंगल्स डिफरेंट, सारी डायमेंशंस डिफरेंट, सारे एंगल डिफरेंट एंड आर नॉट 90 डिग्री and nothing is certain. All dimensions are different, all angles are different and are not 90 degree. ये ट्राइक्लिनिक मोस्ट अनसिमेट्रिकल अरेंजमेंट है। ब्लू विट्रियोल का ऐसा ही क्रिस्टल बनता है, ब्लू विट्रियोल पता है ना, CuSO4.5H2। बोरिक एसिड में भी ऐसा होता है, ऐसा ही क्रिस्टल होता है ट्राइक्लिनिक। तुम्हें एग्जांपल याद करने की जरूरत नहीं है, बट ये टाइप पता होना चाहिए। बचे 2 यूनिट सेल, ये सबने नोट कर लिए यहाँ तक? Excuse me, ma'am. हाँ बोलो। Ma'am, can you show the previous slide? नहीं नहीं, जो भी अरेंजमेंट होगा वट एवर इट मे बी, उस अरेंजमेंट में जो रिपीटिंग यूनिट होगी उसकी, जैसे क्यूब की शेप हम बनाते हैं ना, उसी में हम चेंजेस करते जा रहे हैं। ए चेंज हो गया, बी और सी कुछ अलग अलग हो गए। और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं अगर कुछ देखना है। हाँ और भी हो सकते हैं। हाँ तुम क्या पूछ रहे थे ऑनलाइन? Ma'am, can you show the previous slide? प्रीवियस वन, ओके, दिस वन। Yes, ma'am. हाँ 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 हाँ। Okay, ma'am, done. अब बचे 2, उनमें एक आता है रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल, इसको ट्राइगोनल भी कहते हैं, ट्राइगोनल, रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल। एक खासियत क्या है इसकी और क्यूबिक की क्या सिमिलैरिटी है? रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल में सारे एंगल सेम है, सारी डायमेंशन सेम है, बट एंगल्स आर नॉट 90 डिग्री। ऑल डायमेंशंस आर सेम, all angles are same but are not 90 degree.
जब मैच करना हो तो ध्यान से देखो कि ये दोनों यूनिट सेल तब मैच होंगे एक ही उससे जहां पर A इक्वल टू बी इक्वल टू सी, अल्फा बीटा गामा इक्वल, तो ये दोनों के लिए करेक्ट होगा, बट डिफरेंस कहाँ है ना, एंगल। ये था हमारा 6 यूनिट सेल रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल। 7th है हेक्सागोनल। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। जो मैंने अभी हेक्सागन बताया था ना, ये वाली अरेंजमेंट दिखाई थी, है ना? ये लिख लिया सबने रोम्बोहेड्रल ऑनलाइन? यस मैम। तो ये वाला जो बताया था ना, जिसमें इस तरह का अरेंजमेंट हो, उससे जो हमें रिपीटिंग यूनिट मिलेगी वो हेक्सागोनल यूनिट सेल होगा। और इसमें तुम देखो ये जो एंगल है ये वाला 120 डिग्री है ना, तो इसमें एक एंगल 120 डिग्री हो जाएगा, 2 एंगल 90 डिग्री होंगे ऊपर से, ऊपर की लेयर के साथ, बट एक ही लेयर के बीच में जो एंगल होगा वो 120 डिग्री होगा। इसके अलावा तुम देखो डायमेंशंस, ये वाली और ये वाली सेम है, बट इसके ऊपर वाली जो लेयर है वो डिफरेंट हो गई। तो हेक्सागोनल यूनिट सेल की स्पेशलिटी क्या बनी? हेक्सागोनल में A इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू बीटा इज 90 डिग्री बट गामा इज 120 डिग्री। 120। तो हर यूनिट सेल के साथ कुछ स्पेशल कैरेक्टर उसके सेल पैरामीटर का एसोसिएटेड होगा, वहां से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो देयर आर 7 टाइप ऑफ यूनिट सेल जिनको सेल पैरामीटर के अकॉर्डिंग हम डिस्टिंक्शन कर सकते हैं। ये क्लियर है सबको? तुम इसका बुक में देखना हेक्सागोनल यूनिट सेल, तो क्लियर हो जाएगा, और अभी आगे भी करोगे तब और भी क्लैरिटी आएगी। हाँ जी अब सुने। जो सी हाउस में सी है जो डिफरेंट लेयर्स के बीच में जो लेयर, हाँ। अब यहाँ पर लैटिस पॉइंट की बात करें तो लैटिस पॉइंट या तो सिर्फ कॉर्नर पर हो सकते हैं, किसी भी यूनिट सेल के कॉर्नर पर, बट इसके साथ साथ कॉर्नर के साथ साथ किसी सेंटर पे भी हो सकते हैं। तो 2 तरह के यूनिट सेल में लैटिस सिस्टम हो सकते हैं, या तो सेंटर्ड लैटिस सिस्टम या फिर कॉर्नर लैटिस सिस्टम। तो लिख लीजिए कि जब हम कहते हैं इट इज अ सिंपल यूनिट सेल, इन सिंपल यूनिट सेल या प्रिमिटिव लिखा हो, इन प्रिमिटिव यूनिट सेल lattice points are present only at corner. Lattice points are present only at corners. दूसरी कैटेगरी के, जैसे मैंने अभी तुम्हें क्यूबिक का शेप बताया था जिसमें लैटिस पॉइंट सिर्फ कहां पर थे, कॉर्नर्स पर, तो ये तो हुआ सिंपल यूनिट सेल। दूसरे जो सेंटर्ड यूनिट सेल हैं, ये स्लाइड हो गई, सेंटर्ड यूनिट सेल, centered unit cell, lattice points are present at corners as well as at centers. कौन कौन से सेंटर्स कहाँ का प्रेजेंट हो सकते हैं? या तो प्रेजेंट हो सकते हैं क्यूब के सेंटर में, या प्रेजेंट हो सकते हैं किसी फेस के सेंटर में, तो किसी एज के सेंटर पे हो सकते हैं। सो 2 तरह के यूनिट सेल होते हैं, सेंटर्ड यूनिट सेल एंड प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल में लैटिस पॉइंट सिर्फ कॉर्नर पर होंगे, सेंटर्ड यूनिट सेल में कॉर्नर के साथ साथ सेंटर पर भी होंगे। आगे समझे? अब इस बेस पर हम यूनिट सेल को कैसे क्लासिफाई करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्यूबिक यूनिट सेल के। क्यूबिक यूनिट सेल के कितने लैटिस सिस्टम हो सकते हैं? लैटिस सिस्टम का मतलब लैटिस पॉइंट के हिसाब से उसके कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं। तो चलिए करते हैं हम
टाइप्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल. Types of cubic unit cell. इसके 3 सिस्टम है, सिंपल क्यूबिक, और सबसे ज्यादा डिटेल में हम यही करने वाले हैं क्यूबिक यूनिट सेल तुम्हारे कोर्स में. सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. दूसरा है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. और तीसरा है फेस सेंटर्ड. फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. जैसे बॉडी सेंटर्ड को हम कहते हैं बीसीसी, फेस सेंटर्ड को कहते हैं एफसीसी. ये सिंपल क्यूबिक ऐसे ही बोला जाता है, सिंपल क्यूबिक. सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. हाँ कीर्ति, ये वाला स्लाइड देखना है. मैम इससे भी पीछे वाला. ये वाला. मैम यस. मैम हो गया. अभी मैं बता रही हूँ, आगे वेट करो. हाँ जी, ये तीनों यूनिट सेल का अब मैं अभी स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताती हूँ. उससे पहले तो मैं मॉडल दिखाती हूँ. ये नोट कर लिया सबने? यस मैम. ये देखिए, ये यूनिट सेल कौन सा था? सिंपल क्यूबिक. ये कौन सा है? बॉडी सेंटर. और ये देखिए, ये व्हाइट कलर के बॉल से क्यूब बना हुआ है ना. और हर एक फेस के सेंटर में ये एटम है. एक कितने फेसेस होंगे क्यूब में? 6 फेसेस. हर एक फेस के सेंटर में ये यूनिट, ये है एटम. सेंटर खाली है, सेंटर में कुछ नहीं है. इतने बड़े बड़े एटम है ना, सेंटर में जगह ही बहुत थोड़ी सी बचेगी. तो ये देखिए, 2 ये वाले फेसेस है ना, ये आगे वाला और ये पीछे वाला, ऊपर और नीचे वाला. ये आ गया सुनिए. मुझे बताओ इसके अंदर लैटिस पॉइंट कितने हैं? हाउ मेनी लैटिस पॉइंट्स आर प्रेजेंट हियर? 14. कॉर्नर वाले 8 और 6 कौन से हो गए? सेंटर वाले. आ गया सुनिए. एक सिंपल क्यूब में कितने लैटिस पॉइंट है? 8. 8 एटम से मिलकर बना हुआ है ना. और बॉडी सेंटर में कितने लैटिस पॉइंट है? 9. देख लीजिए. A simple cubic unit cell have 8 lattice point. I think अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा what do you mean by lattice point. A simple cubic unit cell, it has 8 lattice points only at corner, which are only at corner. In BCC, there are 9 lattice points. In BCC, there are 9 lattice points. 8 at corner and 1 at the center of cube. 8 at corner, 1 at the center of cube. And in FCC, there are 14 lattice points, 8 at corner and 6 on faces. So एक क्यूब के अंदर लैटिस सिस्टम के अकॉर्डिंग क्यूबिक यूनिट सेल की 3 टाइप्स हुई. कौन कौन सी? सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एंड फेस सेंटर्ड. इसी तरह से जो बाकी के 7 सिस्टम्स हैं उनके भी इसी तरह से डिफरेंट टाइप्स हैं.
जो अब तक 14 ब्रेविस लैटिस सिस्टम नोन है, उन 14 में से 3 तो हो गए क्यूब के। टेट्रागोनल यूनिट सेल जो है दूसरा वाला, इसकी 2 फॉर्म नोन है, एक सिंपल और दूसरी बॉडी सेंटर। तो टेट्रागोनल यूनिट सेल के कितने लैटिस सिस्टम नोन है? 2 लैटिस सिस्टम। तो लिख लीजिए आप। नेक्स्ट यूनिट सेल, थोड़ा सा अनसिमेट्रिकल था, एक डायमेंशनल डिफरेंट थी। टेट्रागोनल it has 2 system, simple, primitive and body centered. Primitive and body centered. ऑर्थोरोम्बिक की सबसे ज्यादा फॉर्म नोन है। Orthorhombic, it has 4 systems. Simple, body centered, face centered, and base centered. बेस सेंटर्ड को कई जगह पर एंड फेस सेंटर भी कहते हैं। एंड फेस सेंटर। बॉडी इज सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड बेस सेंटर्ड। सिंपल का मतलब तुम्हें पता चल गया है ना? लेडिस पॉइंट सिर्फ कहां पर है? कॉर्नर पर। बॉडी सेंटर्ड, कॉर्नर एज वेल एज सेंटर। और फेस सेंटर्ड। बट ये जो लास्ट वाली टाइप है, इसका क्या मतलब है वो बताती हूँ तुम्हें। हाँ, ऑनलाइन स्टूडेंट लिखे ये। मैम बेस सेंटर्ड के बाद क्या लिखा आपने? एंड फेस सेंटर्ड। इसका मतलब पता है क्या है कि अगर मान लो लैटिस पॉइंट सारे फेस पर ना होके एंड फेसेस पर हुए, जैसे ये तो कॉर्नर हो गए, और 2 जो है ऑपोजिट फेसेस पर हो, तो ये बेस सेंटर्ड या एंड फेस सेंटर्ड है। मतलब इंस्टेड ऑफ ऑल द 6 फेसेस, सिर्फ 2 ऑपोजिट फेसेस पर, ये सेंटर में, किसी 2 ऑपोजिट फेसेस के सेंटर में लैटिस पॉइंट होते हैं, जैसे इस तरह से, तो उसको हम क्या कहते हैं? एंड फेस सेंटर्ड या बेस सेंटर्ड। ऐसा रोम्बिक में, ऑर्थोरोम्बिक में ऐसा सिस्टम होता है। हाँ, नहीं नहीं, दोनों तरफ है। मैं आज क्लास में भी दिखा दूंगी, दोनों तरफ है। हाँ, किसी भी सेंटर पर हो सकते हैं। तो ये ऑर्थोरोम्बिक का पता चला टाइप। कितने हो गए अब तक? 3 क्यूब के हो गए, टेट्रागोनल के 2 हो गए, ऑर्थोरोम्बिक के कितने हो गए? 4 हो गए। टोटल कितने हुए? 9। अभी कितने बचे और? 5। तो मोनोक्लिनिक पे आते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, किसके कितने सिस्टम्स हैं। मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक की भी 2 फॉर्म है। एक तो प्रिमिटिव हो गया, वन इज प्रिमिटिव, अदर इज एंड फेस सेंटर। तो मोनोक्लिनिक के भी 2 सिस्टम हुए। अब बचे हुए सारे उनके एक एक सिस्टम ही है। कौन कौन से बचे? ट्राइक्लिनिक एक ही होगा, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल। टोटल 14 हो गए। सो देयर आर 14 ब्रेविस लैटिस सिस्टम, जिसकी वीडियो डाली गई थी। सिंपल क्यूबिक, सिंपल, प्रिमिटिव है इन सबके, दे हैव प्रिमिटिव। एंड फेसेस, जैसे मैंने बताया ना, 2 ऑपोजिट फेसेस के सेंटर में हो। हाँ, सेम एज बेस सेंटर। सो ये थे हमारे 14 लैटिस सिस्टम, जो अलग अलग यूनिट सेल में प्रेजेंट होंगे। मुझे बताओ यहां तक कुछ क्लियर हुआ? अब मैं तुम्हें
जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है वो ड्रॉ करके बताती हूँ कि कैसे हम ड्रॉ करेंगे इसको, क्योंकि ये हमारे स्कूल एग्जाम में सब्जेक्टिव में ड्रॉ करना आता है। सो ये एक सिंपल क्यूब, और इस क्यूब में अगर हम लैटिस पॉइंट बताएं, तो इस तरह से दिखा सकते थे हम। ये हमारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जिसमें लैटिस पॉइंट कहां पर है, कॉर्नर्स पर है। अगर हमारा लैटिस पॉइंट इसके अलावा, ये हो गया स्ट्रक्चर पता चल गई। अगर हम लैटिस पॉइंट एक यहां बना दें तो ये कौन सा यूनिट सेल बना, बॉडी सेंटर। दिस वन इज बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तुम्हें पता चल गया होगा क्यों हम इनको लाइनों से कनेक्ट करते हैं, ताकि हमें क्लैरिटी हो। अगर ऐसे पूरे साथ में जुड़े हुए बनाएंगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट? क्लियर है? और अगर हम इसको ऐसे बनाते हैं, तो ये कौन सा होता, एंड फेस सेंटर। बट अगर एफसीसी लिख रहे हैं, पीछे वाला जो फेस है ये उसका सेंटर है, जो आगे वाला फेस है ये इसका सेंटर है। मतलब देखा जाए तो ये है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, ऐसे। कुछ पता चल रहा है? जो मैंने बीच में लाइनें बनाई, सारे फेसेस Yes, वाले ma'am. को दिखाया, ऊपर नीचे साइड वाले, आगे और पीछे वाले। दिस वन इज एफसीसी। सो ये तीनों टाइप्स क्लियर हुई? यस मैम। अब जरा एक चीज ध्यान से देखिए, ये ड्रॉ कर लिया सबने तीनों, सिंपल, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर, एंड दिस वाज द फेस सेंटर। एक साथ कैसे होंगे? नहीं होंगे ना, जब सारे एटम एक जैसे हैं तब नहीं होंगे। मान लो कोई छोटे साइज का एटम होता, बहुत छोटा सा, तो यहाँ बीच में आ सकता था। अभी तो हम वो सिस्टम कर रहे हैं जिसमें सारे लोकेशन पर जो एटम है वो सेम साइज वाले हैं। मैम अगर किसी 4 फेसेस पर हो लैटिस पॉइंट तो एंड फेस ही होगा? नहीं, वो फिर कोई और ही सिस्टम होगा। क्यूब में तो जो नोन है अब तक वो यही है, 3 ही है। ओके मैम। अभी तक नहीं है, हाँ, पॉसिबल सिस्टम। हाँ जी, यहाँ तक आ गया। अब मुझे एक चीज का आंसर दें। अब ये तो एक यूनिट सेल है ना, अब इसके आगे यहाँ पर एक यूनिट सेल और हो सकता है ना, यहाँ नीचे भी हो सकता है। मैं बीच वाले एक बार रब कर रही हूँ, ऐसे ही ऊपर भी हो सकता है, सॉरी सीधी लाइन नहीं होगी, और यहाँ भी हो सकता है, ठीक है, कई जगह हो सकता है। सो ये जो कॉर्नर वाला एटम है, ये वाला कॉर्नर वाला एटम, ये और यूनिट सेल के साथ भी तो शेयर्ड है।
तुम अज्यूम करो हम इस रूम में बैठे हुए हैं, ये रूम, इस फ्लोर पर इस रूम का कोई भी एक कॉर्नर ले लो। ये कॉर्नर कितने और रूम के साथ कॉमन हो सकता है? इस फ्लोर पर, एक मिनट, लिसन लिसन, उसको मैं बाद में बताती हूँ। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, फेस वाला ही कर लें। मान लो एक वॉल है, इस रूम की एक वॉल है, उस वॉल के सेंटर में ये वाला प्रेजेंट है, ठीक है। ये जो एटम है ये इस यूनिट सेल में भी है और इस यूनिट सेल में भी, आधा इसका है और आधा इसका है, तो इसका मतलब इसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल क्या हुआ? हाफ। तो अगर लैटिस पॉइंट फेस सेंटर पर होगा तो एक यूनिट सेल को उस एटम का कितना पोर्शन मिलेगा? हाफ। सो कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम पर यूनिट सेल दैट डिपेंड ऑन द लैटिस पॉइंट, उसकी लोकेशन क्या है। अगर लैटिस पॉइंट फेस सेंटर पर है तो पर यूनिट सेल उसका कंट्रीब्यूशन क्या हुआ? हाफ। ये क्लियर है? लिख लो पहले तो, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। Contribution of face-centered atom. Contribution of face-centered atom per unit cell will be half. ये पॉइंट आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि पर यूनिट सेल ये इसका कंट्रीब्यूशन हाफ हुआ। बॉडी सेंटर का क्या होगा? 1, वो तो किसी से शेयर्ड नहीं है। बॉडी सेंटर्ड एटम, इट्स कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल विल बी 1। अब जरा आते हैं हम कॉर्नर और एजेस पर, उसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा? कॉर्नर एटम एंड एज सेंटर्ड एटम। सुकृत, 1/4 कौन सा बताया तुमने? कॉर्नर्ड। कॉर्नर का 1/4 नहीं होगा, 1/8 होगा। कैसे होगा जरा देखिए। मान लो ये सिंपल क्यूब है, या हमारा ये रूम है, इसी रूम को ले लें, इसका एक कॉर्नर है, ये सामने से नजर आ रहा है। अब यहाँ पर भी एक यूनिट सेल है, इसी फ्लोर पे ले लें। ये कितने और रूम के साथ ये कॉर्नर शेयर्ड होगा? 4, इसी फ्लोर के 4। ये पता चल रहा है, इधर भी है, इधर भी है, पीछे भी है, और 4 ही इसके ऊपर है। तुम जिस रूम में बैठे हो उसका एक कॉर्नर अज्यूम करो, वो कॉर्नर कितने और रूम के साथ कॉमन हो सकता है इन द सेम फ्लोर? 4, 1 2 3 4, इसी रूम के 4 कॉर्नर, और 4 इसके ऊपर वाले फ्लोर के होंगे। इसका मतलब एक 3D अरेंजमेंट में एक कॉर्नर एटम का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल कितना हुआ? 1/8। मुझे बताओ ये पॉइंट किसको क्लियर नहीं हुआ? यहाँ से पता चल जाए। तुम्हें नजर आ रहे हैं ये 2 फ्लोर है, ये और ये। अब मैं यहाँ कॉर्नर एटम इसको ले रही हूँ, नजर आ रहा है? दिस कॉर्नर एटम। अभी कॉर्नर एटम कितने रूम के साथ शेयर्ड है? इसी फ्लोर के 1 2, पीछे वाले 2 3 4, और इसके ऊपर वाले 4। तुम्हें नजर आ रहे हैं ना 8 रूम, 8 ब्लॉक नजर आ रहे हैं। ये कॉर्नर एटम सभी के साथ शेयर्ड है। सो एवरी कॉर्नर एटम कंट्रीब्यूट 1/8 पर यूनिट सेल, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सबके साथ वो शेयर्ड है। और अगर ये फेस सेंटर्ड होता, यहाँ पर होता, तो उसका कंट्रीब्यूशन क्या होता? हाफ इसका, हाफ इसका। अब जरा एज पे लो, मैं इस एज की बात कर रही हूँ, ये वाला जो मैंने पकड़ा हुआ है। ये एज कितने के साथ शेयर्ड है? 4 के साथ शेयर्ड है। ध्यान से देखो,
नजर आ रही है? ये वाली एज, इस रूम की कोई भी एज ले लो, वो इससे इसी फ्लोर के 4 के साथ शेड होगी, ऊपर वाले के साथ तो होगी नहीं। तो इसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल कितना हुआ? 1/4। तो लिख लीजिए, एट सेंटर एटम its contribution per unit cell is 1/4। इसका कंट्रीब्यूशन 1/4 हुआ। मुझे बताओ ये पॉइंट किसको क्लियर नहीं हुआ? हो गया? ये एज है, ये वाली एज है ना? ये एज कितने और रूम के साथ शेयर्ड है? यहाँ पर 1 2 3 एंड 4। ऊपर वालों के साथ तो शेयर्ड ही नहीं है। तो इसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल कितना हुआ? 1/4। बट ये जो कॉर्नर वाला एटम था उसका कंट्रीब्यूशन ऊपर वाले 4 नीचे वाले 4 सबके साथ शेयर्ड है, तो पर यूनिट सेल इसका कंट्रीब्यूशन क्या हुआ? 1/8। है ही नहीं। अगर होता तो हम ये करें, अगर होता तो उसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा? सो मतलब 2 क्यूब्स को इकट्ठे करके जो सेंटर वाला है वो एच बन जाएगा, तो बॉडी का एच में ऐसा हाँ, ये वाला, ये साइड जो है, ठीक है ना? हाँ जी प्लीज। तो अब हमारा एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में लैटिस पॉइंट चाहे 14 है, बट पर यूनिट सेल उसका कंट्रीब्यूशन डिफरेंट होगा। अब जरा सबसे पहले मैं बात करती हूँ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की। ये वाली, ये यूनिट सेल है, इसके साथ इधर भी ऊपर भी इधर भी सब जगह सिंपल क्यूब है। ये वाला एटम इस यूनिट सेल के लिए 1/8 है, ये वाला भी 1/8 है, ये वाला भी 1/8 है। टोटल मिला के सारे एटम का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल कितना हुआ? 1/8। एक का टोटल है 8, तो 1/8 इंटू 8, टोटल एटम कितने हुए? 1। तो एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, एक यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हुए? मतलब इस एक यूनिट सेल का मास किसके बराबर हुआ? 1 एटम के मास के बराबर, क्योंकि इतने सारे जो एटम है वो आगे दूसरे यूनिट सेल के साथ भी शेयर्ड है। तो इस यूनिट सेल में इसका कंट्रीब्यूशन सिर्फ कितना हो गया? 1। तो लिख लीजिए, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। पर यूनिट सेल, पहला मैं बात कर रही हूं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। Simple cubic unit cell where atoms are at corner और कितने एटम है कॉर्नर पर? 8। कंट्रीब्यूशन है हर एक का 1/8, तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हुए? 1। सो मास ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल will be equal to mass of 1 atom. मास वाला पॉइंट एक्सप्लेन। अगर हमने कहा कि एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के एक यूनिट सेल में एक एटम है, तो पूरे यूनिट सेल का मास एक एटम के मास के बराबर होगा ना? ओके, ठीक है ना? हालांकि लैटिस पॉइंट हमारे पास कितने हैं? 8, पर लैटिस पॉइंट पर जो एटम्स हैं वो सब में थोड़ा थोड़ा शेयर कर रहे हैं, तो एक यूनिट सेल में उसकी शेयरिंग कितनी हुई? 1/8। तो ऐसे सबकी अगर हमने टोटल कर ली तो हमारे पास टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आ गया? 1 के बराबर। अब तो भाई एक ही बता रही हूँ मैं, अभी रुको ना, आगे तो चले। अभी एक ही एग्जांपल बताया है, नोन नहीं है बेस सेंटर में और डायमेंशन चेंज हो जाएगी तो फिर उससे क्यूब नहीं बन पाएगा। सो चलिए अगला हम करते हैं बॉडी सेंटर्ड, और मुझे लगता है कि तुम्हें आइडिया हो गया होगा कि इसमें कितने एटम होंगे। सुकृत, 1 तो कॉर्नर की वजह से हो गया और 1 सेंटर की वजह से हो गया। तो बॉडी सेंटर्ड में क्या है? 1 एटम ड्यू टू कॉर्नर, तो कॉर्नर पर तो होते ही हैं, और दूसरा 1 एटम एट सेंटर। कॉर्नर पे तो वही 8 इंटू 1/8, 1 हो गया ना?
पर बॉडी सेंटर तो किसी से शेयर ही नहीं हो रहा, सो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हुए? 2. Total number of atoms per unit cell will be 2. हाँ जी, क्लियर है? ये एक बार दिखा देती हूँ तुम्हें। ये वाला, ये जो बीच वाला था, इसका कंट्रीब्यूशन पूरा का पूरा इसी यूनिट सेल के अंदर है, किसी से शेयर्ड नहीं है, बट कॉर्नर्स आर ऑलवेज शेयर्ड बाय 8 अदर यूनिट सेल। तो कॉर्नर का मिला के कंट्रीब्यूशन क्या हुआ? 1, और 1 हो गया इसका सेंटर का। तो टोटल नंबर ऑफ एटम इन बीसीसी विल बी 2. अब आते हैं हम एफसीसी पर। पहले मैं इस पर बता देती हूँ, फिर नोट करना। अब मुझे बताओ, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन इज अगेन 1. हर एक फेस का कंट्रीब्यूशन क्या है? हाफ इसका और हाफ आगे वाले का। 2 यूनिट सेल के साथ शेयर्ड है ये, तो 6 है फेसेस, तो कितना कंट्रीब्यूशन हुआ? 3. तो 3 एटम तो किसके हो गए? फेसेस वाले, ये वाले, और 1 ड्यू टू, तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हुए? 4. मुझे बताओ ऑनलाइन स्टूडेंट, किसी को डाउट? No, ma'am. तो लिख लीजिए। हाँ बोलो। ये बोलेंगे कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स 4 होंगे कि मास पूरे यूनिट सेल वो भी कहेंगे टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल विल बी 4. मास ऑफ 1 यूनिट सेल विल बी इक्वल टू मास ऑफ 4 एटम्स, बट लैटिस पॉइंट कितने? 14. ऑब्वियसली इसकी ज्यादा है, देखो स्पेस ज्यादा भरी हुई है ना इसमें, तो देखो सारी एजेस खाली है, ये सब खाली है। हाँ, सिंपल क्यूब में तो सब कुछ खाली है, सारे ये सब खाली है, सेंटर भी खाली है। अभी बताऊंगी मैं डेंसिटी और ये सब। हाँ जी प्लीज, तो अब जरा करते हैं एफसीसी यूनिट सेल। Number of atoms per unit cell corner atoms 1/8 into 8 1. Face centered atom half into 6. 6 faces होते हैं ना, 3. तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हुए? 4. सो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल काउंट करना आया सबको? एक क्यूब के लिए लैटिस पॉइंट कहां पर है वही डिसाइड करेगा उसका कंट्रीब्यूशन क्या हो। तीनों हमने यूनिट सेल के टोटल नंबर ऑफ एटम्स की। मुझे बताओ क्लियरली, पहले तो ये कोई डाउट इसमें? इंटरेस्टिंग है नहीं? तो अब जरा इसी पर क्वेश्चन करते हैं कि इसी स्टेटमेंट पर कितनी तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। आज की जो तुम्हें वर्कशीट मिली है उसमें इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस तुम्हें मिलेंगे। सो करें स्टार्ट। तो चलिए, एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। सपोज इन अ यूनिट सेल, suppose in a cubic unit cell, A atoms are present at corner and B atoms at center of cube. B atom at center of cube. What is the formula of unit cell? What is the simplest formula of unit cell? A8. A atoms are present at all corners. जब हम फॉर्मूला लिखते हैं हम कंट्रीब्यूशन लिखते हैं। अगर ए एटम क्यूब के कॉर्नर पर है तो पर यूनिट सेल उसका नंबर क्या हुआ? तो सारे कॉर्नर का मिला के ए कितने हो गए? 1. बी एटम कहां पर थे? तो बी का तो कंट्रीब्यूशन 1 ही है। तो बताइए इसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या बना? सिंपलेस्ट फॉर्मूला विल बी
ए बी। हाँ जी, ये क्लियर है सबको? ए कितने हैं, कितनी जगह पर ए हैं? 8 लोकेशंस हैं कॉर्नर, और हर एक कॉर्नर में ए का कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/8। तो पूरे सारे जगह के जो ए थे उसका कंट्रीब्यूशन कितना हुआ? 1 हुआ ना, क्योंकि हम एक यूनिट सेल की बात कर रहे हैं। तो एक यूनिट सेल का में ए का कंट्रीब्यूशन पूरे यूनिट सेल में किसके बराबर हुआ? 1। यहां तक क्लियर है? एक और लिखें क्वेश्चन, नोट कर लिया है सबने? Now, in a cube, X atoms are present at corner and Y atoms on all faces. Y atoms are present at all faces. What is simplest formula? What is simplest formula of this unit cell? हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट जरा बताएं। अभिजय बताओ। अभिजय, अभिजय, कैन यू हियर मी? हाँ सुप्रीत बोलो। मैम XY3। XY3 बिल्कुल ठीक है। अभिजय सुन लो जरा, जब X एटम कॉर्नर पर प्रेजेंट है तो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1/8, और 8 कॉर्नर एटम है, तो टोटल कंट्रीब्यूशन X का क्या हो गया? 1। अब तो याद ही हो गया होगा, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन इज 1। Y एटम फेसेस पर है, एक फेस का कंट्रीब्यूशन है हाफ, और टोटल कितने फेसेस होते हैं? 6। तो Y का नंबर क्या हुआ? 3। तो फॉर्मूला क्या बन गया? हाँ क्यूब के लिए ये बात, अभी क्यूबिक की बता रही हूँ। जब कॉर्नर लिखा है तो सारे ही हैं। हाँ जी, आ गया फॉर्मूला? चलिए एक और एग्जाम्पल। हाँ जी बताइए, ऑनलाइन में किसी को डाउट? अभिजय क्लियर हुआ ये? यस मैम, मैंने आंसर पेश किया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। इन अ क्यूब P atoms are at corner and all faces. Q atoms are at all edges and Z atom at center of cube. Z atom at center of cube. अभी आंसर कोई नहीं बोलेगा, ट्राई करें पहले। अच्छा एक चीज बता दूं तुम्हें, एक क्यूब में टोटल एज कितनी होती हैं? 12 एजेस होंगी ना? एक मिनट, पता चल रही है? यस मैम। इस रूम में को इमेजिन करके देखो, नीचे फ्लोर पर 4, साइड में 4 हो गई, 4 ऊपर रूफ के ऊपर, तो 12 एजेस हुई ना? सो इन अ क्यूब टोटल एज विल बी 12, और कंट्रीब्यूशन क्या था एज का? 1/4। P ही कॉर्नर पर है और P ही फेसेस पर है। हाँ हाँ, P atoms are at corner as well as all corners as well as all faces. अभिजय यस बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, सबने ट्राई कर लिया?
1/8, एज का 1/4 बताया था मैंने, एज 12 होते हैं, 12 एजेस होते हैं। हाँ मौर्य जैन बिल्कुल सही है। हाँ जी, इधर क्लास में सबने कर लिया। सो अब देखिए, हाँ बिल्कुल ठीक है, सबने ठीक बताया। पी एटम कॉर्नर पर थे, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन क्या है 1, ऑल फेसेस, फेस का कंट्रीब्यूशन भी क्या हुआ, यस 1/8 इंटू 8 कॉर्नर का, फेस का कंट्रीब्यूशन है हाफ इंटू 6, सॉरी। सो 3 एटम फेस वाले हो गए, एक कॉर्नर वाला हो गया, तो पी का टोटल नंबर कितना हुआ 4। क्यू एटम्स ये थे ऑल एजेस, एजेस का कंट्रीब्यूशन है 1/4 और जितनी टोटल एजेस कितनी है 12, तो क्यू का नंबर कितना हुआ 3। और जेड क्योंकि सेंटर में था, जेड का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1, तो जेड इज 1। हाँ जी मुझे बताएं यहां तक क्लियर हुआ सबको, इधर कि किस तरह से लैटिस पॉइंट से उसकी लोकेशन से हम फॉर्मूला निकाल सकते थे किसी भी यूनिट सेल का। एक यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं वो काउंट कर सकते थे। अगर सारी एजेस पर एटम हो तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 3, सारे फेसेस पर हो फिर से कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 3, कॉर्नर पर हो 1 हो जाएगा। क्लियर? सो ये था हमारा यूनिट सेल, उसके पैरामीटर, 7 टाइप ऑफ यूनिट सेल, राइट। अब जो यूनिट सेल है वो तो पूरे क्रिस्टल का एक स्मॉलेस्ट प्रेजेंटेशन है, बट जब एक क्रिस्टल बनता है तो एटम किस तरह से प्लेस होते हैं, पैकिंग जिसको कहते हैं, हाउ एटम्स आर प्लेस्ड इन क्रिस्टल लैटिस, और वो पैकिंग कितनी टाइप की हो सकती है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं आज, पैकिंग। Packing of atom in crystal lattice. How many types of packing are possible? और उनको हम डेजिग्नेट कैसे करते हैं? सबसे पहले हम 1 डायमेंशनल पैकिंग की बात करें। वन डायमेंशनल पैकिंग का मतलब सिर्फ एक रो की बात कर रहे हैं, मतलब एटम एक रो में ही है, इस तरह से अरेंज है। अब इसकी तो कोई और पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती ना, एक ही पॉसिबल अरेंजमेंट है 1 डायमेंशन में। विल कंसीडर अ सिंगल रो, इसमें कोई यूनिट सेल वगैरह कुछ नहीं बनने वाला। नाउ 2 डायमेंशनल का मतलब एक ही प्लेन के अंदर, एक रो के आगे दूसरी रो फिर तीसरी रो, स्टैकिंग नहीं कर रहे हैं, लेयर्स नहीं बना रहे, एक रो के आगे दूसरी रो हम लगा रहे हैं, वो 2 डायमेंशनल पैकिंग। तो नेक्स्ट आते हैं हम 2 डायमेंशनल पैकिंग। टू डायमेंशनल पैकिंग जैसे देखिए इधर ये एक रो थी और इसके नीचे दूसरी रो हमने बनाई, एग्जैक्टली इसके नीचे बना सकते थे। अलाइनमेंट वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों है, फिर इसके नीचे तीसरी रो बिल्कुल इसी तरह से अलाइन करते हुए बनाई। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती थी, बट एक पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकती थी कि जो फर्स्ट रो है इनकी डिप्रेशंस में, ये जो डिप्रेशंस है ये वाली, इसमें सेकंड रो का एटम लगा देते, नहीं सेकंड रो की डिप्रेशंस में तीसरी रो का एटम लगा देते। और ऐसा करते तुम देखो फर्स्ट रो और थर्ड रो का अरेंजमेंट एक जैसा हो गया। यहाँ पर तो ए लेयर, ये भी ए लेयर जैसी, ये भी ए लेयर जैसी, सारी तरफ ए लेयर जैसी है, एक जैसी है। इसमें क्या है, सपोज ये एक रो, लेयर नहीं कह रही मैं, एक रो है और ये बी रो हो गई और ये वापस से क्या आ गई, ए रो।
तो 2 डायमेंशनल पैकिंग में 2 कैटेगरीज हो सकती थी. पहली क्या? When atoms of second row are placed exactly below the first row. First packing जो है, atoms of second row are placed exactly below the first row. अगर हम यहां कोई भी एक सेंटर एटम सेलेक्ट कर लें और देखें इसको कितने एटम टच कर रहे हैं, तो कितने एटम टच कर रहे हैं? 4 एटम. और इनके एडजॉइनिंग 4 एटम्स के सेंटर को अगर हम ज्वाइन कर दें तो एक स्क्वायर बनता है ना, इसलिए इस पैकिंग का नाम है स्क्वायर पैकिंग. दिस इज कॉल्ड स्क्वायर पैकिंग. And number of atoms around any central atom, इसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहते हैं. विल बी 4. कोई भी एक बीच वाला एटम सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसको टोटल कितने एटम टच कर रहे होंगे? 4 एटम्स. So coordination number of any atom in this packing will be 4. और ये बीच में जो खाली जगह होगी, ये वाली, ये vacant spaces हैं, unoccupied spaces, इनको void कहते हैं. void space, interstitial site. तो कुछ खाली जगह है और तुम देख रहे हो इसमें खाली जगह काफी है, नहीं? As compared to the other one, इसमें खाली जगह ज्यादा है ना. सेकेंड वाले में ज्यादा एफिशिएंटली पैक्ड है ना, इसमें खाली जगह कम है. तो इन दोनों में से कौन सी पैकिंग बेटर हुई? सेकेंड वन. अब सेकेंड की स्पेशलिटी क्या थी? क्या बताया था मैंने? एटम्स ऑफ सेकेंड रो आर प्लेस्ड इन डिप्रेशंस ऑफ फर्स्ट रो. और अगर हम इसमें कोई भी एक सेंट्रल एटम ले लें और देखें कि उसको ज्वाइन करने वाले कितने एटम है, 6 है, और अगर उनको ज्वाइन कर दे तो हेक्सागन बनता है ना, इसलिए इस पैकिंग को क्या कहते हैं? हेक्सागोनल पैकिंग. दिस इज हेक्सागोनल पैकिंग where coordination number will be 6. Atoms of second row are placed in depressions of first row. More space is occupied. Better packing है. Molecule ज्यादा पास है. Obviously उनकी strength, उनके forces stronger होंगे ना. ये थी हमारी 2 डायमेंशनल पैकिंग जिसमें एक लेयर बन रही है. ठीक है, रोज को हम अरेंज कर रहे हैं और हमारे पास 2 तरह की ऑप्शंस आ गई इन अरेंजमेंट्स में, जिसमें एक ऑप्शन में पैकिंग बेटर थी, एक में पैकिंग थोड़ी सी लूज थी, वीक थी, क्योंकि इसमें खाली जगह भी आ गई. क्लियर है? अब हम आते हैं 3 डायमेंशनल पैकिंग पर. Three-dimensional packing. मुझे बताओ, आज जो हमने किया 7 टाइप ऑफ यूनिट सेल, वो क्लियर हो गए? सबने वैसे वीडियो देखी थी बोली कि एक बार दिखाऊं मैं दोबारा क्लास में दिखा दूं, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल पैकिंग में कई चीजें हैं, तो पहले तो पिछला वाला पार्ट क्लियर होना चाहिए. चलो मैं एक बार वो वीडियो दिखा देती हूँ. हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट प्लीज नजर आ रही है? यस मैम. ये 14 ब्रेविस लैटिस सिस्टम.
ये सेल पैरामीटर अल्फा बीटा गामा नजर आ रहे हैं, सेल पैरामीटर एक्स वाई वाई जेड एक्स वाई एक्सेस और डायमेंशंस ए बी सी। ये पहला यूनिट सेल कौन सा था? सिंपल क्यूबिक। ये रेड ब्लू और ग्रीन कलर से एक्सेस दिखाए गए हैं, एक्स वाई जेड एक्सेस, और हर एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 है। तुम देख रहे हो ये एक यूनिट सेल में बताया है इसका, क्योंकि बाकी और यूनिट सेल के साथ भी शेयर था। ये कौन सा है? बॉडी सेंटर। सेंटर वाले का किसी के साथ कोई शेयरिंग नहीं है। एंड व्हाट इज दिस? हमेशा एक यूनिट सेल में हाफ आ रहा है ना, 6 फेसेस हैं पर यूनिट सेल, इसका कंट्रीब्यूशन हाफ था। 3 हो गए क्यूब के। ये टेट्रागोनल नजर आ रहा है, एक डायमेंशन डिफरेंट है, एंगल्स आर 90 डिग्री, और इसकी 2 फॉर्म्स थी, एक प्रिमिटिव और दूसरा बॉडी सेंटर। ये देखो, ये बॉडी सेंटर होगी। सो देयर आर 2 सिस्टम फॉर टेट्रागोनल यूनिट सेल, बॉडी सेंटर टेट्रागोनल। अब आते हैं ऑर्थोरोम्बिक पर। सारी डायमेंशन डिफरेंट बट एंगल सारे 90 डिग्री, और ये था इसका प्रिमिटिव फॉर्म वेयर एटम्स आर ओनली एट कॉर्नर। थ्री में थोड़ा सा ज्यादा तुम्हें पता चल रहा होगा। इसके कितने फॉर्म्स थे? 4। ये कौन सा है? बेस सेंटर या एंड फेस सेंटर। इसमें कितने एटम्स होंगे पर यूनिट सेल? 2 एटम्स, 1 ड्यू टू कॉर्नर और हाफ हाफ दोनों फेसेस का मिला के कितना हो गया? 1। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हुए? 2। ये बॉडी सेंटर। तो एक सिंपल हुआ, एक एंड फेस सेंटर या बेस सेंटर हुआ, ये बॉडी सेंटर हुआ। अभी एक और कौन सा बचा है? फेस सेंटर। जिसमें टोटल एटम्स 4 हो गए ना, 3 ड्यू टू फेसेस एंड 1 ड्यू टू कॉर्नर। अब इसके बाद जब मोनोक्लिनिक था तो उसमें क्या चेंज हुआ था? एक एंगल 90 डिग्री से डेविएट हुआ था। नहीं, पर ये तो अभी दूसरा है। ये कौन सा था? सिंपल ट्राइगोनल, जिसकी एक ही फॉर्म थी, रोम्बोहेड्रल। एंगल सेम, डायमेंशन सेम, बट 90 डिग्री नहीं है। हो रहा है? इसकी एक ही फॉर्म थी। ये मोनोक्लिनिक, ऊपर से डेविएट हो रहा नहीं, एक एंगल 90 डिग्री नहीं है, एक साइड टिल्ट हो गई थी। ऑर्थोरोम्बिक और मोनोक्लिनिक में एक ही डिफरेंस था ना, एक एंगल का डिफरेंस था। और इसकी 2 फॉर्म्स थी मोनोक्लिनिक की, एक सिंपल, दूसरी एंड फेस सेंटर। ये तो सिंपल है और ये एंड फेस सेंटर या बेस सेंटर। तो ये सारे जितने भी पैरामीटर्स हैं याद करने पड़ेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इस पर।
कोई भी साइड पे हो सकता है। कोई भी साइड पे हो सकता है। तो हाँ। हाँ नहीं, ये हेक्सागोनल है। हेक्सागोनल का पूरा हेक्सागन नहीं लिया हुआ, उसका एक पार्ट लिया हुआ है। जैसे हेक्सागन का 6 होते हैं ना, उसका एक 4 एटम लेके यूनिट सेल बनाया हुआ है। जैसे हेक्सागन होता है ना, इसके 6 एटम की जगह इसने एक पार्ट लिया हुआ है, ये वाला। ये 4 एटम लेके, ये वाले 4 एटम को लेके ना ऊपर वाले, ये यूनिट सेल बताया हुआ है। देखिए जा, जो 120 डिग्री एंगल था, बाकी दो 90 डिग्री है। देख लो इसमें, ऊपर से नीचे वाला जो एटम है 90 डिग्री है, ऊपर से नीचे वाला, ऊपर से इधर वाला। हाँ हितेश, समझ में आई? दो एंगल 90 डिग्री है, एक एंगल 120 डिग्री है, ग्रीन वाला जो दिखाया हुआ है। ये 120 ना, ऊपर वाला का नीचे के साथ, ये वाला और ये वाला, वो 90 डिग्री होगा ना। हाँ जी, हो गया क्लियर? एक और तुम्हें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल वाली बताती हूँ, इसमें तो वॉइस भी है। In this module, you will learn about the number of atoms in a unit cell, ये by a 3D arrangement है। constituent particle that lattice may point, be an atom, an ion, or a molecule. ये एक सिंपल यूनिट सेल जो रिपीट हो रहा है। Consider 3 types एक of cube के cubic तीनों form। unit cells. For the sake of simplicity, assume that the constituent particle is an atom. ये कौन सा है? इसको हमने इसमें दिखाया है मॉडल्स में, ये तो बॉन्ड नोटेशन में, और ये एटम्स नजर आ रहे हैं। Space filling model shows that the atoms touch along the edges of the cell. अगर इसके सेंटर को ज्वाइन कर ले तो एक By क्यूब बन जाएगा। considering the portion of atoms और वही इसका inside the cell contribution होगा। boundary, ये पार्ट है जो इस सेल we का can contribution है। generate a unit cell of a ये simple है एक cubic यूनिट सेल में lattice. contribution, From this, ठीक है? it is evident that each atom at the corners contributes 1/8 of corner its atom का original 1/8 volume to each unit cell. 8 atoms at the 8 corners. यहाँ तक क्लियर हो गया होगा? अब जरा इसको देखें, बॉडी सेंटर्ड As a result, जोड़ the दे सारे atoms at the एटम्स को तो ऐसा corners लगेगा ना। no longer touch along the edges of. इसमें तुम देखो, जो सेंटर में एटम है, 4 ऊपर वालों को टच कर रहा है, 4 नीचे वालों को टच कर रहा है, और जो बीच वाला एटम है वो कितने एटम को टच कर रहा है? 8, 4 ऊपर और 4 नीचे वाला। कॉर्नर के एटम आपस में टच नहीं करे, गैप है बीच में। तो एक बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की स्पेशलिटी क्या हुई? दैट सेंट्रल एटम विल टच टू टोटल 8 एटम, 4 ऊपर वाले और 4 नीचे वाले। कॉर्नर एटम्स दे आर नॉट इन कॉन्टेक्ट, कॉर्नर एटम एक दूसरे को टच नहीं कर रहे किसी भी लेयर के, बट सारे कॉर्नर एटम किसको टच कर रहे हैं? बॉडी सेंटर्ड एटम। क्लियर हुआ? अब इसमें कंट्रीब्यूशन the देखिए। cell in the space filling model. The unit cell of a body-centered cubic cell is shown here. स्लाइस कर लिया हमने, तो बीच वाला एटम तो सारा इसी को ही मिला ना। कॉर्नर वाले 1/8 हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो गए? 2। It is clear that the 8 atoms at the corners contribute समझ में आ रहा है? 1/8 कॉर्नर के of देखो their पीछे गैप है actual ना, volume each. तो 4 ऊपर और 4 नीचे In वाले सारे addition, सेंटर को टच कर रहे हैं। One atom lies completely inside the cell. ठीक है, ये हमारा बॉडी सेंटर्ड एटम, इसका कंट्रीब्यूशन हमने बता दिया। अब जरा फेस सेंटर का एग्जांपल करते हैं। ये वाला Consists of 8 Corner. corner atoms, just like in the Contribution simple 1. and body-centered cubic lattice. However, इसको अगर हम दिखाएं ऐसे, तो मैंने अभी मॉडल दिखाया था तुम्हें, ऐसे ही है। इसको ना अगर हम ध्यान से देखें
फेस सेंटर्ड एटम में ऊपर वाले 4 टच नहीं कर रहे एक दूसरे को, नीचे वाले 4 भी टच नहीं कर रहे एक दूसरे को, पर हर एक कॉर्नर किसको टच कर रहा है? फेस सेंटर्ड एटम. ऑल द कॉर्नर एटम विल टच टू द फेस सेंटर्ड एटम. कोई भी कॉर्नर ले लें, वो अपने फेस को टच कर रहा है. इसी को ध्यान से देखना है इसको. A unit cell of a face-centered cubic cell और ये आधा हो is गया ना shown फेस here. वाला, 1/8 वाला कॉर्नर का हो गया. ये एक कंट्रीब्यूशन इसका पर यूनिट सेल हो. अब इसके टोटल नंबर ऑफ एटम कितने बन गए? 3 + It 1 is clear 4. that the atoms at the corners contribute 1/8 of their original volume each. In addition, there are 6 सेंटर में कुछ नहीं है atoms इसके. at the 6 faces, हाँ, which contribute half of their original volume each. साथ वाले फेस को भी टच करेगा, एडजॉइनिंग फेस को टच The करेगा. number of atoms at the corners per unit cell is equal to 8 corner atoms into 1/8 of an atom per unit cell, बिल्कुल which is बिल्कुल equal ऐसे. to 1. So I think ये क्लियर हो The गया number होगा. of atoms है ना? present at the face. पैकिंग वाला जो वीडियो है एक बार दिखा देती हूँ मैं तुम्हें, पैकिंग वाला भी. ये कौन सी पैकिंग थी? 1 डायमेंशनल पैकिंग. अब अगर हम ऐसी बना देते, ये कौन सी पैकिंग आ गई? 2 डायमेंशनल. कौन सी? स्क्वायर. जो अभी मैंने बताई, अलाइनमेंट दोनों तरफ था. ये कौन सी है? हेक्सागोनल. जिसमें पहली रो के डिप्रेशंस में सेकंड रो के एटम्स प्लेस थे, फिर दूसरी रो के आ बन गए. और यहाँ जब हमने कोई भी एक एटम सेलेक्ट किया तो कितने एटम उसको टच कर रहे थे? 6 एटम. ठीक है ना? ये स्क्वायर पैकिंग, दूसरी हेक्सागोनल पैकिंग. किसमें खाली जगह ज्यादा थी? स्क्वायर में ज्यादा खाली जगह, एम्प्टी स्पेस, है ना? पैकिंग किसकी बेटर थी? हेक्सागोनल. हो गया. अब इसकी रोज बनाते हैं. और ये खाली जगह को क्या नाम दिया था हमने? वॉइड्स. शेप अलग अलग है ना दोनों में, वॉइड की शेप अलग अलग है. अब जरा हम रोज बना रहे हैं, मतलब लेयर्स बना रहे हैं. सर अगर हम पहली लेयर के जस्ट ऊपर दूसरी लेयर रख देते तो हमारा यूनिट सेल क्या बनता? देखिए जरा. ये दो, इसके ऊपर ही तीसरी लेयर लगा दी. एक के ऊपर एक, हर तरफ अलाइनमेंट है. और यहाँ पर कौन सा यूनिट सेल बनेगा? ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. नहीं, ये तो बॉडी सेंटर्ड आ गया. आठ एटम है. अभी मैं कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं बता रही हूँ. इसको हम ए लेयर कह रहे हैं. ए टाइप पैकिंग, क्योंकि सारी लेयर्स सेम तरह से अलाइंड है. और इसका यूनिट सेल ये वाला बनेगा ना. पता चल रहा है? एक को हमने स्लाइस आउट किया इसमें से. हाँ बिल्कुल, स्क्वायर वाली पैकिंग के ऊपर ही हमने वैसी ही एक लेयर और लगा दी. मुझे बताओ, ये पता चल रहा है? इसका मतलब ए टाइप की जो पैकिंग है उसमें हमें यूनिट सेल कौन सा मिलने वाला है? 1 लेयर में तो यूनिट सेल नहीं मिलेगा, है ना. जब हम स्टैकिंग करेंगे तब हमें यूनिट सेल मिलेगा. तो जब हम 2 लेयर बनाते हैं तो हमें सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल मिल जाता, जैसे कि ये वाला था. समझ में आ गया? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. ये हेक्सागोनल पैकिंग थी, एक लेयर थी ना, ये वाली. इसके ऊपर अगर हम दूसरी लेयर लगाते हैं तो हम पहली लेयर की डिप्रेशंस में दूसरी लेयर के एटम को प्लेस कर देंगे. ये मैंने बताना है अभी तुम्हें. ये पहली लेयर थी, नजर आ रही है? इसके ऊपर हमने दूसरी लेयर लगा दी. फर्स्ट लेयर की डिप्रेशंस में सेकंड लेयर के एटम लगा दी. फिर सेकंड लेयर की डिप्रेशन में थर्ड लेयर के एटम लगा दिए. तो मुझे बताओ कौन सी लेयर सेम लग रही है तुम्हें? फर्स्ट एंड थर्ड. तो ये पैकिंग को क्या कहते हैं? ए बी पैकिंग. ए लेयर, फिर बी लेयर, फिर ए लेयर, फिर बी लेयर. तो ए बी पैकिंग. नहीं, मोनोक्लिनिक नहीं, हेक्सागोनल यूनिट सेल बनता है.
सेकंड सारे लेयर्स हेक्सागोनल है, पर उनको प्लेसमेंट करते हुए हम ऐसे प्लेस कर रहे हैं, पहली लेयर की डिप्रेशन में सेकंड लेयर की डिप्रेशन में थर्ड लेयर के आटा। हो गया? कर सकते थे ना, पर अभी हम जो पैकिंग कर रहे हैं हम इस तरह से कर रहे हैं। वो ए टाइप की कर चुके हैं ना, इसमें भी कर सकते थे, वो कुछ और ही बन जाता। फर्स्ट लेयर ये वॉइड्स थे, ये खाली जगह थी फर्स्ट लेयर, है ना? नजर आ रही है ट्रायंगल शेप की? इन्हीं स्पेस के ऊपर हमने सेकंड लेयर लगा दी। अब ऐसे सेकंड लेयर में भी ऐसी खाली जगह होगी, उसके ऊपर हमने अगली लेयर लगा देंगे। ये 2 लेयर है अभी तुम्हारे सामने। अब इसको जरा ध्यान से नोटिस करो कि इसमें जो खाली जगह है क्या सब एक जैसी हैं? ये अभी जो ग्रीन में दिखाई है, एक तो ये वाली लोकेशन है, नजर आ रही है, बट इसके साथ एडजॉइनिंग कुछ स्पेसेस और भी नजर आ रही है। ये जो ब्राइट सी नजर आ रही है उसके साथ भी तो खाली जगह है ना। तो यहाँ पर 2 तरह के वॉइड होते हैं। सेकेंड लेयर में हमें 2 तरह की खाली जगह मिलती है। ये जो खाली जगह नजर आ रही है ना, ये वाली, इसमें 3 एटम ऊपर वाले और 1 एटम नीचे वाला। जरा देखो ध्यान से, ऊपर ट्रायंगल नजर आ रहा है, जहां पर ये ब्राइट लाइट नजर आ रही है वहां पर एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल है। उसके पीछे की तरफ भी एक एटम है ना, है या नहीं? होगा ना, पहली लेयर का एटम। ये तो ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, मैं उसको दिखा रही हूँ। ये है ये खाली जगह, पर इस खाली जगह के अलावा एक खाली जगह और भी तो नजर आ रही है, वो है ना? देखो जरा इधर, जो भरी हुई है नीचे से, डिफरेंट है ना वो? ये वाली और इसके साथ वाली डिफरेंट है ना? तो ये 2 तरह के वॉइड होते हैं, एक टेट्राहेड्रल वॉइड है, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी मैं। अभी मैं वीडियो दिखा देती हूँ तो ताकि तुम्हें आइडिया लग जाए। जो टेट्राहेड्रल वॉइड है ना, कुछ ऐसा होता है जैसे एक लेयर के 3 एटम के ऊपर दूसरी लेयर का 1 एटम आ जाए, तो शेप क्या बन जाएगी? टेट्राहेड्रल जैसी बन जाएगी ना। तो कुछ लोकेशंस हमें ऐसी मिलेंगी जिसमें 3 एटम के साथ 1 एटम जुड़ा हुआ होगा। नजर आ रही है? और दूसरी हमें ये टेट्राहेड्रल वॉइड, शेप टेट्राहेड्रल जैसी है ना, क्योंकि 3D में ही पता चलता है। 3 एटम और एक बीच में जो व्हाइट सा दिखाया हुआ ना, ये वॉइड है, खाली जगह, जहां कोई छोटे साइज वाला एटम जाके फिट हो सकता है। दूसरी लोकेशन इसमें देखो, ये वाली, ये टेट्राहेड्रल वॉइड था। एक हमें इस तरह की लोकेशन मिल रही है, देखो जरा, ऊपर का ट्रायंगल और पीछे का ट्रायंगल कोइंसाइड कर रहे हैं पर ओवरलैप नहीं कर रहे। नजर आ रहा है? ऊपर के 3 एटम, Other places, we और will नीचे के notice 3 एटम। that the triangular voids of the first layer मैं तुम्हें अगली क्लास में मॉडल में भी coincides दिखा दूंगी। with the triangular voids of the second layer, इस वॉइड को such ऑक्टाहेड्रल that वॉइड कहते हैं, जो 6 their एटम से मिलकर बना है। triangular shapes कौन से 6? 3 ऊपर वाली लेयर के और 3 नीचे वाली लेयर के। ये थोड़ा सा बड़ा है ना ये वॉइड। तो जब हम पहली लेयर के shapes ऊपर do दूसरी लेयर not लगाते हैं तो हमें overlap. दूसरी लेयर पर 2 तरह At की खाली such जगह मिलती है। places, एक another टेट्राहेड्रल type वॉइड, of void is formed. दूसरे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। This type of अगर इसके void ऊपर अगली is लेयर हम known बनाएं as तो वो लेयर के octahedral एटम void. तुम ऑक्टाहेड्रल के O, ऊपर लगाओगे Since या an टेट्राहेड्रल के ऊपर octahedron लगाओगे, is उसके formed अकॉर्डिंग हमें 2 by तरह के joining डिफरेंट the अरेंजमेंट्स centers मिलेंगे, of the 6 जो हम surrounding अगली क्लास में spheres. करेंगे। एक चीज पता चली Now, कि 2 तरह के in वॉइड case होते we हैं need to calculate सेकंड लेयर पर, the number of और ये कब होगा? जब हम पहली लेयर हेक्सागोनल लेयर के ऊपर उसके डिप्रेशन में सेकंड हेक्सागोनल लेयर लगा देते, तो सेकंड लेयर पर हमें 2 तरह की खाली जगह मिलती। एक खाली जगह टेट्राहेड्रल वॉइड होती, दूसरी खाली जगह ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अगर हम टेट्राहेड्रल वॉइड के एटम लगाते, लोकेशन कुछ और, अरेंजमेंट कुछ और होता। अगर हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ऊपर कुछ एटम लगाते तो हमें कोई और अरेंजमेंट मिलती। यही है हमारी अगली 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। लेकिन जब ए टाइप की पैकिंग थी तो उसमें तो यूनिट सेल कौन सा मिला था? सिंपल क्यूबिक, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं। बट यहाँ पर ऐसी लोकेशंस आ सकती।
फर्स्ट लेयर की सेकंड लेयर की सेकंड के ऊपर प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। हाँ, दो तरह की अरेंजमेंट्स होंगी। जब थर्ड लेयर, ये देखो जरा तुम्हारे सामने जो है उसमें ए बी ए आ गई ना, वापस से ए लेयर आ गई। लेकिन अगर ये ऐसे होता, क्या ये तीनों लेयर सेम है? ये पहली लेयर, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर और फिर ये चौथी लेयर, कौन सी लेयर सेम है? फर्स्ट एंड फोर्थ। तो नेक्स्ट क्लास में हम यही पैकिंग करने वाले हैं, ए बी पैकिंग 3 डायमेंशनल एंड ए बी सी 3 डायमेंशनल पैक। ठीक है, ये वीडियो मैं डाल दूंगी, उसको व्यू करना। तुमने देखा है, इनसे काफी हेल्प मिलती है। और आज तुम्हें जो असाइनमेंट मिली है उसको तुम्हें करना है। एक मिनट, ऑनलाइन स्टूडेंट्स तुम्हें नजर आ गई थी सारी? ये यस मैम। ऑनलाइन स्टूडेंट, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में लिसन, नेक्स्ट क्लास में एक तो आज जो तुम्हें असाइनमेंट मिली है उसको करना है, और अब तुम बुकलेट के क्वेश्चंस भी कर सकते हो। दो मिनट के लिए रुक जाओ। तुम्हारी जो ये बुकलेट है इसमें सब्जेक्टिव एक्सरसाइज थी 1 और 2, ठीक है ना, वो कर ली होगी तुमने। उसके बाद एक्सरसाइज 2 भी कर लेना, और लास्ट में एक ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज भी दी हुई है एट द एंड। जो एंड में दी हुई है ना, उसके फर्स्ट 11 क्वेश्चन, पेज नंबर 70, पेज नंबर 70। हाँ, फर्स्ट 11 और उसके अगले वाले भी ट्राई कर सकते हैं, स्पेस लैटिस वाले। मतलब कि क्वेश्चन नंबर 40 तक, फर्स्ट 40 तक ट्राई करना, नॉट इन द नेक्स्ट क्लास, पर हाँ उसे अगली सैटरडे तक कर लेना। पर आज जो क्लास में वर्कशीट मिलती है ना, वो उस टॉपिक से रिलेटेड होगी, तो वो ज्यादा हेल्पफुल होगी। इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि आज जो हमने क्लास में किया उस पर एक्सरसाइज 1 और 2 सब्जेक्टिव पिछले लेक्चर से रिलेटेड